आज है भारी उतार चढ़ाव का दिन। आखिरी 1.5 घंटे में एक्शन किस तरफ रहेगा? दोनों तरफ रहेगा? मजबूती होगी या फिर रहेंगे कमजोर? और क्लोजिंग कहां होगी? क्या करें कल की तैयारी? इन सारे सवालों के जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी, साथ ही मैं हूं दिवांशी आशर। और आज आप देखिए काफी उतार चढ़ाव वाला दिन आज बनता हुआ दिख रहा है। अनिल जी, इस पे हम समझेंगे कि क्यों आज बाजार इस तरह से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और क्या समझना चाहिए इससे, जिस तरह से हम सुबह भी बात कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले बताइए आज की बड़ी बातें। बड़ी बातें बाजार की अब तक की यही कि आज की सबसे बड़ी हेडलाइन और हाईलाइट यही है कि बाजार में अच्छा खासा वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है। रेंज भले ही छोटी हो, लेकिन इस रेंज में बराबर ऊपर नीचे के मूवमेंट होते हुए दिख रहे हैं। 17,200 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी 37,750 37,800 के पास। सेंसेक्स लगभग 100 अंक नीचे है। कमजोर क्या है? रियल एस्टेट शेयर, ऑयल एंड गैस, आईटी, बैंक्स, एनबीएफसी, ये सारे कमजोर हैं। लेकिन इनके सामने कुछ अच्छी स्पेस है मजबूत। मेटल मजबूती के साथ खड़े हैं। फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी है। सरकारी बैंक मजबूत है, 0.5% सरकारी बैंकों का इंडेक्स ऊपर है। और डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर नीचे होकर फाइनली थोड़ा ऊपर की तरफ का रुख बनाए हुए हैं। लगभग 75 अंक डाउ फ्यूचर्स ऊपर है। और यूरोप के बाजारों में कल की 0.5% की मजबूती के बाद आज फिर से 0.5% की मजबूती है। तो ग्लोबल संकेत देवांशी कह सकते हैं कि ठीक है, कोई चिंता वाली बात खास है नहीं। और हमारे यहाँ तो पूछो मत, रोलर कोस्टर राइड एकदम। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी चिंता नहीं, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ ही कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है अनिल जी, जो सुबह आपने एग्जैक्ट लेवल्स बताए थे, अभी भी हम यही देख रहे हैं कि उसी लेवल्स के आसपास कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। जो हाईज बना है आज के दिन में और उसके बाद जो लोज बना, इसी बीच में आज बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो कम से कम ये अच्छी बात है कि अहम सपोर्ट लेवल के आसपास रुकता हुआ दिखा है। 17,043 का हमने लो बनाया है। लगभग उन्हीं लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर बाजार वहां से 17,200 225 की रेंज तक बार बार आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,350 और 37,500 की रेंज जो एकदम स्ट्रॉन्ग बाय जोन थी, वहीं से बैंक निफ्टी घुमाया 37,320 पे। तो मेरे ख्याल से ठीक है, इंट्राडे करेक्शन जो होना था हो गया। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, बाजार गिर क्यों रहे हैं उसका कोई मतलब विश्लेषण करने की जरूरत, सबको पता है क्यों गिर रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमें जितना सपोर्ट चाहिए उतना मिल नहीं रहा। एफआई लगातार बेच रहे हैं। कल घरेलू फंड ने भी बेचा। सेल ऑन राइज का मार्केट है, टेक्निकली वीक है। और भी चाहिए तो 8-10 रीजन मिल जाएंगे। ठीक है, मूड खराब है, नहीं खरीदना है, झगड़ा हुआ है किसी से, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो गिरने के लिए कुछ और है। बढ़ क्यों रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ने का एक रीजन है, बाजार हल्के, ओवरसोल्ड मार्केट है। और ओवरसोल्ड मार्केट में निचले स्तरों से बार बार आपको रिकवरी आएगी। तो सिंपल सा अगले 1.5 घंटे के लिए एक ही फॉर्मूला लगाना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आएंगे, खरीदेंगे। 17,000 17,075 एक रेंज है सपोर्ट की। 17,100 17,150 दूसरी रेंज है। सो अगर 17,100 17,150 में रुक जाए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सुबह का लो नहीं तोड़ेंगे। अगर तोड़ा तो 17,000 17,075 दूसरी रेंज है, वहां से हम सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। ये तो बात हुई नीचे की। ऊपर 17,275 17,300 ये हल्की फुल्की रुकावट है। 200 के पार निकले तो, और उसके पार निकलेंगे तो देखेंगे 17,350 17,400 वहाँ पर बिकवाली की जगह बनती हुई दिख रही। बाकी डेटा मैं तैयार कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि डेटा के लिहाज से आगे क्या कुछ एक्शन होता है। ये तो बात होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी 37,700 37,850 पहला सपोर्ट जोन है। और इसके नीचे 37,350 37,500। तो दूसरा सपोर्ट जोन हमने टेस्ट कर लिया 37,350 37,500 का। अब मजबूती आपको तभी दिखेगी जब 38,000 के पार निकल कर टिके। तो 38,000 38,200 पहली रुकावट की जगह है, जहां उसके आसपास आते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। कई बार आपको लगेगा अब तो ये रेंज से बाहर छप्पर फाड़ने को तैयार है, और कई बार लगेगा कि अब तो ये वापस से नया घुसने को तैयार है। और इसलिए जब सुबह आपने कहा तो मैंने कहा एक बार में नहीं होगा, दिन भर ये करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए दिन भर सो वेल अंडरस्टूड हो गया है ना। हो गया, चलिए बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया कि क्या होता है। मैंने नहीं समझाया, मार्केट नहीं समझाया। हाँ, ये गलतफहमी मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। मार्केट ही हमको सिखाता है, समझाता है, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर जिस तरह की वॉलेटिलिटी इंट्राडे में चाहिए वो हमें मिल रही है, कुछ वॉलेटिलिटी ऐसी ओवरनाइट भी मिल जाए तो कहना ही क्या, फिर आपके बेस फॉर्मेशन होगा। तो एक दिन में बेस नहीं बनता, एक दिन में रिवर्सल नहीं होता। ऐसे ट्रेडिंग सेशन जो माफ कीजिएगा, जो आज हुए वो अगले 1-2 दिन और हो जाए तो कहने ही क्या। बिल्कुल, तो आप देखिए निफ्टी बैंक का अगले 1 से 1.5 घंटे के लिए जो लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या रिकवरी इन लेवल से आती है। चलिए, लेकिन आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं कि आज और कल के लिए क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं, और साथ ही आज मार्केट्स खुलने के बाद कौन सी खबरों वाले शेयर्स हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ कुशल गुप्ता और साथ ही वरुण दुबे हैं। शुरुआत करते हैं कुशल से। कुशल, बताइए ट्रिगर्स।
देखिए, नतीजों की लंबी लिस्ट अभी भी बाकी है, जिसमें सबसे पहले भारतीय एयरटेल, आई थिंक पोस्ट मार्केट लाइकलीहुड है कि यहाँ पे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ स्पेस से जेएसपीएल, बाटा, एस्कॉर्ट्स, आईआरसीटीसी, आईजीएल, एमजीएल, एनएमडीसी और गुजरात गैस एफ&ओ स्पेस से अपने नंबर्स अभी डिक्लेयर करने बाकी हैं। बीएससी की भी नंबर्स के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक है और भारतीय एयरटेल भी नंबर्स के साथ साथ फंड जुटाने पर विचार करता हुआ नजर आएगा। वेदांत फैशंस का आज आईपीओ का आखिरी दिन है। 824 से 866 रुपये प्रति शेयर प्राइस तय किया गया है। कुल ओएफएस 3150 करोड़ रुपए का है। बुधवार यानी कि कल आप देखिए पावर ग्रिड अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही एफ&ओ स्पेस से भी लंबी सूची है, जिसमें चुनिंदा नाम बता देता हूं। अबॉट इंडिया, एसीसी, ऑरो फार्मा, बर्जर पेंट्स, बॉश, जीएमआर इंफ्रा जैसे काउंटर्स जो है अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी पर कल अहम बैठक है, यहाँ पर भी फोकस रखिए। हमने एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दी है और बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। पीसीबीएल लिमिटेड 9 फरवरी को बोर्ड बैठक है। नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर भी यहाँ पर चर्चा होती हुई दिखेगी। डीबी रियल्टी भी पूंजी जुटाने पर बोर्ड करेगा और साथ ही गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स यहां पर भी नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा और एफडीसी का भी सिमिलर जो है सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। जिंदल स्टेनलेस 9 फरवरी को नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है और सुंदरम क्लेटन यहाँ पर भी कल आप देखिए रिस्ट्रक्चरिंग और बोनस सिक्योरिटीज पर विचार ये करते हुए दिखेंगे। कुछ स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईओसी और सन फार्मास्यूटिकल शामिल है। 10 फरवरी नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है। हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को और एम&एम निफ्टी से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे और एफ&ओ की काफ़ी लंबी लिस्ट है। चुनिंदा नाम में अलेम्बिक फार्मा, अमर राजा बैटरीज, भारत फोर्ज, जीएसपीएल जैसे काउंटर्स शामिल हैं। आरबीआई पॉलिसी की ब्याज दरों पर फैसला भी आता हुआ दिखेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है नतीजों के साथ साथ, जहां पर आपको ट्रैक करना है। और साथ ही मॉइल का 10 फरवरी को बायबैक बंद होगा। ये बायबैक कुल 693 करोड़ रुपए का है और 205 रुपए प्रति शेयर का प्राइस तय किया गया था। यहाँ पर स्ट्राइड्स फार्मा नतीजों के साथ साथ इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। साथ ही टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स भी जो है अपने इक्विटी या बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने पर बैठक करता हुआ दिखेगा। भारत फोर्ज यहाँ पर भी एनसीडी के साथ साथ अन्य कई विकल्पों पर विचार किया जाएगा फंड रेजिंग के लिए। एक्स डेट बीपीसीएल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, टॉरेंट पावर और एल्केम लैब ये अपने इंटरिम डिविडेंड्स इन्होंने घोषित किए थे, ये ट्रेड करेंगे एक्स डिविडेंड। और साथ ही ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज, इसका भी स्टॉक स्प्लिट 5:1 में जो विभाजित किया गया है, वहां पर भी ये एक्स डेट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और ग्लोबली यूके के Q4 जीडीपी आंकड़े और साथ ही यूएस के सीपीआई जनवरी के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। ये सारे ट्रिगर ही हैं? सारे ट्रिगर्स हैं। कुशल, एक काम क्यों नहीं करते आप? हाँ सर। 2-3 असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते? मतलब हम सुनते सुनते थक गए, तो आप मैं समझ सकता हूँ आप बोलते बोलते कितने थके होंगे। सर ओमिट क्या करूँ, ये नहीं समझ में आ रहा था। ना हटाना कुछ नहीं है, मुझे लगता है वो सुबह की तरह वाले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी पूरी टीम को एक साथ बिठा दो तो थोड़ा 6-8 सही है, ताकि आपको बीच बीच में सांस लेने का मौका मिले। ट्रिगर्स निकालने के लिए पूरी टीम को बिठाए थे। अच्छा वो सब लोग ट्रिगर निकालने में थक गए। चलिए बढ़िया। तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, जो आपको याद रह गए वो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कल सुबह वापस आपको देवांशी बता देगी। सुबह तो आप ही बता दी देवांशी ट्रिगर्स। हाँ सुबह तो ट्रिगर्स आप ही बता दी, ध्यान नहीं है। तो सुबह हाँ सुबह आपको फिर से ट्रिगर्स वापस बता दिए जाएंगे। बाकी तो आज जो रिजल्ट आने बाकी हैं वही बाकी है, लेकिन हाँ रिजल्ट ढेर सारे आ चुके हैं, खबरें ढेर सारी आ चुकी है और इन सबको कंपाइल करके लेकर आए हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए। ओके, तो सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर्स, इस कंपनी के नतीजे आए। नतीजे ठीक ठाक है। कंपनी की आय जो है 3,303 करोड़ के आसपास आई, हमारा इसका ही आसपास का अनुमान था। मार्जिन फ्रंट पे थोड़ी कमजोरी जरूर है, 20.2% पे आया, 20.5% के आसपास का अनुमान था, लेकिन कंपनी का मुनाफा जो है 528 करोड़ पे आया है, 480 करोड़ के आसपास का अनुमान था। बजाज इलेक्ट्रिकल्स थोड़े कमजोर नतीजे हैं, आय में गिरावट हुई है, मुनाफा देखिए 98 करोड़ से घटकर 48 करोड़, मार्जिन 9.8% से घटकर 7% के आसपास। TTML आय 278 करोड़ से बढ़ के 284 करोड़, लेकिन घाटा जो है 313 करोड़ से घटकर 302 करोड़, यानी कि घाटा जस का तस। सुवेन फार्मा मुनाफा 114 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़, लेकिन मार्जिन्स में दबाव है, 50.25% से गिरकर 48.72%, यानी कि ऑपरेशनली वीक है। बॉटम लाइन पे ठीक ठाक नतीजे हैं। गोवा कार्बन घाटे से मुनाफे में आई है, तो इस कंपनी के नतीजे अच्छे, 1.3 करोड़ के घाटे के मुकाबले 16.3 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज कमजोर है, मुनाफा 32 करोड़ से घटकर 27 करोड़। राणे होल्डिंग थोड़े वीक है, यहाँ पे भी मुनाफा जो है 14.6 करोड़ से घटकर करीब करीब 93 लाख के आसपास आया है। वैस्कॉन इंजीनियरिंग मुनाफा 5.3 करोड़ से बढ़कर 28.7 करोड़ पे आए, यानी कि अच्छे नतीजे हैं, आय में भी बढ़ोतरी हुई है।
बोरोसिल रिन्यूएबल्स मुनाफा 10 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़ पे आया है, तो ये भी अच्छे हैं। इसके अलावा कुछ खबरें जिसमें हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि पीएम मित्र योजना की आज बैठक है और राज्यों के साथ साथ वाणिज्य और कपड़ा मंत्रालय जो है उनके साथ भी बैठक है और लेबर रिफॉर्म्स इंसेंटिव्स को लेकर यहाँ चर्चा होने वाली है। राज्यों को इस पर और स्पष्टता जो है वो भी चाहिए, तो इसके चलते पूरा टेक्सटाइल स्पेस जो है आपके खासकर रडार पे रहना चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन ई-क्लैट मीडिया ग्रुप को कि नेटवर्क पार्टनर जो है वो अब ये कंपनी होगी, ये अपडेट जो है इस कंपनी ने दिया है, सुबह करार किया इन्होंने। कोल इंडिया बोर्ड दूसरे अंतरिम डिविडेंड पे अब विचार करने वाली है। इसके अलावा एबीबी एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस की नई रेंज जो है इस कंपनी ने लॉन्च कर दी है, तो इसके चलते आज एबीबी जो है थोड़ा सा फोकस में था। ओके, तो ये है सारे स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन है भरपूर। खबरें अच्छी है, लेकिन अच्छी खबर का मतलब जरूरी नहीं शेयर घटे बढ़े ही बढ़े। खराब है खबर, नतीजे खराब है, तो इसका मतलब जरूरी है कि शेयर घटे ही घटे, क्योंकि बाजार का मूड माहौल ऐसे ही है। तो अच्छी खबर पे ना बढ़े तो ना बढ़े, लेकिन खराब खबर पे घटेगा जरूर, ये बाजार ने आज डिसाइड कर रखा। आइए जान लेते हैं क्या डिसाइड किया है वागले साहब ने, क्या डिसाइड किया है नितिन जी ने। दोनों की तरफ से आ रही है कॉल, और हमेशा की तरह क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, देवांश जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी मैंने सुबह भी कहा था कि यहाँ पर मुझे शॉर्ट करने में ज़्यादा रिस्क लगता है, उसको मैं मेंटेन करता हूँ। निफ्टी का तो मैं ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डाउनसाइड है, लेकिन थोड़ी सी अटक भी रहा है। लेकिन मेटल स्पेस मुझे अच्छा लगता है। ये कॉल हमने अभी अभी एक 2-3 मिनट पहले हमारे क्लाइंट्स को दिया है। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील, अभी 1220 के ऊपर चला गया है, हमने 1214-15 में आइडेंटिफाई किया है। मेरा मानना ये 1255-1260 पोजीशनल 1 से 2 दिनों में जा सकता है। यहाँ से भी 30-35 रुपए की अपसाइड मूव में देख रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस 1203 के नीचे होना चाहिए, आपका टारगेट 1250-1255, टाइम फ्रेम आज और कल। स्टील ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय इस वागले साहब की तरफ। वाह वागले साहब, दिल खुश कर दिया आपने, क्या बात है। चलिए, तो क्लोजिंग शो का पहला कॉल तेजी की तरफ आता हुआ 1203 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करिए खरीदारी। 1250-1255 के लिए तैयार है बिगुल नितिन जी के लिए। नितिन जी के ठीक पीछे सिमी जी भी हैं लाइन में, तो नितिन जी के लिए बिगुल निफ्टी के निशानेबाज। बताएं नितिन जी। अनिल जी यहाँ पे 17,200 की पुट ऑप्शन लेंगे, 112.13 में मिलती है मुझे। इसका स्टॉप लॉस हम 70 रुपए का रखेंगे, 70 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। आज का लो 76 है और हम स्टॉप लॉस 70 रुपए का रख रहे हैं। आज के लो के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। जैसे मार्केट नीचे से बाउंस हुई है, बट डेटा में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। और नॉर्मली एवरी ट्यूसडे, अगर आप ट्यूसडे को देखेंगे तो इस तरीके से एक इमीडिएट काउंटर ट्रेंड के अगेंस्ट बाउंस हमेशा हमें मिलता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज ट्यूसडे है और ये इस तरीके से एक जस्ट बाउंस और क्लोजिंग में वापस सेलिंग आनी चाहिए। और इसके टारगेट 175-180 रुपया हो सकते हैं। हम 200 का भी टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर है, इसलिए 17,200 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं। 112, 114, 115 इस तरीके से मिलेगी। 70 का स्टॉप लॉस और 175 से 200 का टारगेट होगा। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर 17,200 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदे। एट द मनी पुट ऑप्शन समझ ले, 112 में मिल रहा है। 70 का स्टॉप लॉस, 175-180 के टारगेट के लिए, यानी कि यहां से थोड़ी कमजोरी और बन सकती है, ऐसा मानना है नितिन जी का ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करने की राय। ओके, सिमी जी के लिए बिल्कुल सिमी का नॉन स्टॉप शेयर। जी सिमी जी बताएं। अनिल जी एक जबरदस्त स्टॉक मिला है, स्टॉक में रिजल्ट आया है अभी अभी। गुजरात एल्कली में एक नया सा मोमेंटम आने वाला है। करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। 785-86 के आसपास भाव है। 770 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 820 के बाद दूसरा टारगेट होगा 846। इनफैक्ट जिस रेंज से ये नीचे आया था वो रेंज वापस से रिक्लेम करेगा। तो गुजरात एल्कली में जबरदस्त नंबर्स आया है और उसके बाद मुझे लगता है कि गुजरात एल्कली को खरीद कर चलने का सलाह होगा। खरीदिए और चाहे तो पोर्टफोलियो में भी उठा के रखिए। ये स्टॉक 850 का रेंज 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में पार करेगा। गुजरात एल्कली। ओके, तो गुजरात एल्कलीज आप देखिए जो नतीजे आते हुए देखे वो काफी दमदार थे, मार्जिन्स में बढ़ोतरी होते हुए दिखे और उसके बाद एक शार्प अप मूव आपको देखने मिला और यहाँ से गेन्स एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। तो दमदार कॉल आपके लिए आते हुए दिख रही है गुजरात एल्कलीज पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एस्कॉट्स के नतीजे आज कैसे रहेंगे बताने के लिए कुशल गुप्ता हमारे साथ ही है। कुशल बताइए एस्कॉट्स क्या अनुमान है?
देखिए नंबर्स कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से इनके ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में थोड़ी सी कटौती हुई है, उसका इम्पैक्ट और साथ ही कॉस्ट इन्फ्लेशन जो होता हुआ दिख रहा था, उसका इम्पैक्ट आपको दोनों तरफ से कंपनी की आय और मार्जिन और मुनाफे पे आता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले आय करीबन 5% गिरकर 1920 करोड़ पर रहने का हमारा अनुमान है। साथ ही मार्जिन 18% से घटकर 14% और मुनाफे में भी करीब 22% की गिरावट के साथ 220 करोड़ हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। बट डेफिनेटली ये देखना होगा कि यहाँ पर कुबोटा के साथ जो इन्होंने अलायंस किया है उसका बेनिफिट इनको कितना मिलता हुआ दिख सकता है आगे आने वाले समय में, और आगे के लिए जो डील्स हुई है उस पर क्या कमेंट्री रहती है कुबोटा और साथ ही एस्कॉर्ट्स के बीच में, ये देखना काफ़ी अहम रहेगा इनकी कमेंट्री में। और आगे की जो ट्रेजेक्टरी है वॉल्यूम्स को लेकर और मार्जिन्स को लेकर, वो कंपनी क्या कहती है ये भी हमें समझना होगा। ओके, तो ये है एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। नंबर्स बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ आने की संभावना है नहीं, मुनाफा भी घटेगा, आय भी घटेगा, कम उम्मीदों के साथ जा रहे हैं, करेक्ट? यस। बाकी तो गुजरात अल्कलीज के तो आ ही गए थे, जो बताई दिया आपको थोड़ी देर पहले अभी सिमी जी ने बताई दिया कि रिजल्ट्स के बाद उन्होंने बाय कॉल दे दिया। जोसिल एक और कंपनी है जिसके भी रिजल्ट्स आए, 1.5 करोड़ का मुनाफा किया बिना किसी बदलाव के, 114 करोड़ से आय बढ़ी है 172 करोड़। इस बीच जॉनसन कंट्रोल के भी नतीजे आए थे। जॉनसन कंट्रोल, ये वही जॉनसन कंट्रोल हिता जी, ये जोसिल अलग है, सेम है क्या? नहीं, जोसिल अलग है। ओके, जोसिल अलग है, जॉनसन कंट्रोल हिताची, जॉनसन हिताची थी जो थोड़ी देर पहले रिजल्ट आया था। जॉनसन हिताची अलग है, ये जोसिल है जिसके रिजल्ट्स आए हैं आपके लिए। ओके, चलिए, तो ये है रिजल्ट्स के हिसाब से। और हाँ, गुजरात अल्कली जो सिमी जी ने अभी रिकमेंडेशन किया, मोदी जी ने भी यहाँ पर आज सुबह सुबह ही मोदी जी ने लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की राय दी थी एसपीएल में, और 808 रुपये के आसपास से वहाँ दी थी। वहाँ से स्टॉक जबरदस्त दौड़ लगाता हुआ दिखा है, 10% बढ़िया मोदी जी के बोलने के बाद, कमाल, क्या बात है। और लॉन्ग टर्म दिया था, हाँ, गया मोदी जी ने कमाल कर दिया। 870 तक के टारगेट्स हैं और आ भी गए टारगेट। अरे मोदी जी बधाइयाँ, चलो बहुत। मोदी जी जहाँ, मोदी जी हैं शो पे या ऑफिस में बैठ के सुन रहे हैं? अच्छा, ऑफिस में सुन रहे होंगे, हाँ, शो में नहीं होंगे तो तो ऑफिस में सुन रहे होंगे। अच्छा, आशु सर है क्या आज एक्सपर्ट? कौन कौन आगे जरा दिखाइए एक बार सबको। हमारे बंसल जी तो छुट्टी पर है, कुणाल जी तो दिख ही गए थे मुझे, हाँ कुणाल जी है। नितिन जी की कॉल ले ली, सिमी जी की ले ली, वागल साहब की, अच्छा सुमित जी की नहीं ले, बाकी चलिए सुमित जी भी हमारे साथ हैं। जय ने भी सुबह आज निफ्टी बैंक पर पुट ऑप्शन बहुत परफेक्ट दिया, और उस पुट ऑप्शन में अच्छे खासे पैसे बने होंगे लोगों को। और मुझे याद है उस समय तो 38,000 के नज़दीक था स्पॉट लेवल पर, वहाँ से 37,300 तक जाकर आया, यानी कि लगभग 700 पॉइंट तो ऊपर के लेवल पर पुट ऑप्शन खरीदने की स्ट्रेटेजी सही साबित होती दिख रही है। नितिन जी, क्या निफ्टी जैसे ही हाल बैंक निफ्टी का भी है, इसके डेटा क्या कह रहे हैं? अनिल जी, बैंक निफ्टी का हाल निफ्टी से ज्यादा खराब है इनफैक्ट, और डेटा में जो दिख रहा है वो बैंक निफ्टी ही ट्रिगर कर रही है निफ्टी को, और बैंक निफ्टी का डेटा कंपैरेटिवली ज्यादा वीक है, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि 38,000 की कॉल्स पे काफी स्ट्रांग राइटिंग हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कल और परसों सेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि वेडनेसडे, आज ट्यूसडे है, तो इसमें वॉलेटिलिटी में कॉल वाले भी निकल गए, पुट वाले भी निकल गए, अब मार्केट बिल्कुल साफ है। तो अगर आज क्लोजिंग में ये गिरावट आती है तो कल फिर वो फॉलो ऑन सेलिंग आएगी, और वो ट्रिगर हमें बैंक निफ्टी से मिल सकता है। और बैंक निफ्टी इसलिए वीक है क्योंकि वहां पे 38,000 पे काफी कॉल राइटिंग हो रही है। अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस भी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के जो ओपन इंटरेस्ट है, निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी नई पोजीशंस नहीं बन रही है। और दूसरा, जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं वहां पे भी हमें शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। तो कुल मिला के ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे हो सकता है 37,000 की तरफ आए, अभी 37,740 का लेवल है फ्यूचर्स में, तो यहाँ से बैंक निफ्टी ही ट्रिगर करेगी। निफ्टी में देखिए बहुत तेजी से सेलिंग आ रही है, बैंक निफ्टी भी यहाँ से ट्रिगर करनी, तो क्लोजिंग में अच्छी गिरावट मिल सकती है। ओके, तो फिलहाल निफ्टी बैंक वोलेटाइल ही देखने मिल रहा है, और अभी तो फिलहाल लाल निशान के साथ निफ्टी बैंक में कामकाज होता हुआ दिख रहा है, और निफ्टी भी आप देखिए 17,140 के लेवल्स के आसपास ही कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पे आज बात कर लेते हैं। एक्साइड, यहाँ पे भी आप देखिए पिछले 1 घंटे में अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। स्टॉक पर करीब 1.5% की मजबूती फिलहाल देखने मिल रही है एक्साइड पर भी, और एक स्पाइक आता हुआ दिख रहा है। 166 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। बहुत ज्यादा अब तेजी नहीं बची है, लेकिन फिर भी एक राय ले लेते हैं। सुमित जी बताइए, एक्साइड क्या करना चाहिए? थोड़ा सा स्पाइक आया लेकिन फिर ठंडा होता हुआ दिखाई स्टॉक। एक बार वेट करें देवांशी फ्रेश बाइंग के लिए। 170 171 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जिसमें 160 रुपए से लेके 158 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार बाइंग नहीं करनी है, बाइंग अवॉइड करनी है।
ये तो फिलहाल अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप देखिए जल्दी से ये स्टॉक चढ़ा और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा भी होता हुआ दिखा है, जिससे कि हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो इंडाइसिस है वहाँ पे गिरावट आती हुई दिख रही है, और जो तेजी वाले थोड़े से स्टॉक्स है वहाँ पे भी हम देख रहे हैं अब ऊपरी लेवल से प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। फार्मा स्टॉक्स थे थोड़े से जहाँ पे थोड़ी सी तेजी आती हुई दिखी, लेकिन अब वहाँ पे भी थोड़ा सा जो माहौल है वो ठंडा होता हुआ दिख रहा है। सुविन फार्मा यहाँ पे नंबर्स आते हुए दिखे थे, उसके बाद आप देखिए स्टॉक थोड़ा सा रिएक्ट करता हुआ दिखा। सुविन फार्मा पे एक राय ले लेते इस स्टॉक पर भी। सिमी जी बताइए, सुविन फार्मा क्या लेवल्स आपको अहम लग रहे हैं? 570 के लेवल्स के आसपास कामकाज होता हुआ दिखा है। सिमी जी, आपको आवाज आ रही है? दिबांशी, मुझे लगता है कि स्टॉक ओवरऑल अगर देखेंगे डेली चार्ट तो काफी स्ट्रांग ही लग रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 570, 75, 590 ये 3 टारगेट्स इसमें आ सकते हैं ऊपर में। और फिलहाल के लिए जो भी पोजीशन है, किसी ने अगर पहले से पोजीशन होल्ड किया है तो मेरे ख्याल से 550 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ऊपर में 590 तक का रैली देखने को मिलना चाहिए। सुविन फार्मा पर फिलहाल ये राय मिलती हुई दिख रही है। 570 ये लेवल्स के आसपास कामकाज होता हुआ दिख रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन कुछ वायदा बाजार के स्टॉक जहां पे हम आज गिरावट देख रहे हैं वो टाटा पावर, आज सुबह से हम देख रहे हैं करीब 6 से 7% तक की गिरावट इस स्टॉक पर आती हुई दिख रही है। ओवरऑल सपोर्ट लेवल्स क्या बनते हुए दिख रहे हैं? वागले जी आप बताइए, टाटा पावर ऑलरेडी 235 के लेवल्स के आसपास है, क्या लग रहा है? देवांशी काफी गिर चुका है, मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर बेचना नहीं चाहिए क्योंकि 230 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये टूटा नहीं तो ये बाउंस बैक आ सकता है। बेचने का सही लेवल 242, 244 ये होगा। 250 के ऊपर मुझे नहीं लगता ये स्टॉक जाएगा। ऑन द डाउन साइड 230 होल्ड करना चाहिए। अगर 230 ब्रेक हुआ तो 220, 215 तक भी जा सकता है। ओके, तो फिलहाल आप देखिए इन लेवल से बिकवाली नहीं करनी है, लेकिन टाटा पावर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं और टोरेंट पावर में भी थोड़ी सी गिरावट हमने आज देखी थी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर आप नजर कीजिए, यहाँ पे भी जो नतीजे आते हुए दिखे थे आए वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखी थी। साथ ही आप मार्जिन्स भी देखिए यहाँ पे थोड़े से कम होते हुए दिखे, अराउंड 7% के आसपास। उसके बाद इस स्टॉक में भी थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिख रही है, 1210 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स कोई राय स्टॉक पर? देवांशी, मेरे को लगता है कि ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर जिन्होंने पहले से पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करके चले, और अगर कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहता है तो स्टॉक के अंदर जब ऊपर में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आए तब ले, यानी 1240, 1250 का लेवल जब ऊपर में टूटेगा तो उसके बाद इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा। और नीचे के अंदर जो स्टॉक का सपोर्ट है 1180 है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए 1180 का स्टॉप लॉस और 1240 के या 1250 के आसपास फ्रेश खरीदारी करनी है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर आती हुई। नीचे आपके आ रहे हैं कमिंग अप, कैसे रहेंगे एनएमडीसी के नतीजे? कमिंग अप नहीं, ऑलरेडी आ गए हैं। आशीष हमारे स्टूडियो में। आशीष आ गए ना? हाँ सर, हाँ। मैं तो हूँ यहाँ पे। हाँ, नतीजे भी आने हैं। नतीजे आने बाकी है, तो पहले जल्दी से बता दीजिए अनुमान कैसे रहेंगे एनएमडीसी के रिजल्ट्स? सर कमजोर आ रहे हैं नतीजे, और काफी फ्रंट पर अगर आप देखें तो आपको जो कमजोरी है वो नजर आएगी। खासतौर पर अगर आप देखें तो मार्जिन पिछले साल के मुकाबले 64% थे, इस बार 43% का अनुमान है। और कामकाजी मुनाफा यहाँ पर देखिए करीब 4% की गिरावट देखने को मिलेगी। टॉप लाइन क्योंकि बिक्री ठीक हुई है, तिमाही के दौरान जो कीमतें घटी थी उसके चलते अगर आप देखें इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला था। 43% का इजाफा जो है आपको कंपनी की जो टॉप लाइन है इसमें देखने को मिलेगा। और एबिटा प्रति टन के हिसाब से देखें तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर जो है गिरावट देखने को मिलेगी। और नतीजे थोड़े कमजोर रहने का कारण यही है कि जो कीमतें घटी थी तिमाही के दौरान इसका ही असर देखने को मिला। आगे क्या आउटलुक रहेगा इस पर नजर रहेगी, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से आप देखें तो नतीजे जो है हल्के कमजोर रहेंगे। ओके, नतीजे रहेंगे हल्के फुल्के कमजोर। ये है आपके लिए एनएमडीसी का अनुमान। ओके, एनएमडीसी के अनुमान पर एक बार जरा चार्ट्स पर राय ले ली जाए, और चार्ट्स पर राय किससे लें? नितिन जी से ही ले लेते हैं। नितिन जी जरा बताइए, एनएमडीसी के चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़ों के लिहाज से कोई ट्रेड बनता है या छोड़ दे? चार्ट्स के हिसाब से तो पॉजिटिव चार्ट्स हैं, और इसमें वीकली और डेली में भी पॉजिटिव मोमेंटम है। रोल ओवर्स और डेटा के ख्याल से भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। बट जैसे मार्केट में दबाव है तो थोड़ा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। और जैसे 152 के आसपास चल रहा है, अगर ये 148 की रेंज में मिले तो वहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि टॉप लॉस 140 के आसपास बन रहा है। तो बाय ऑन डिप रखें। ओवरऑल ट्रेंड और चार्ट और डेटा तीनों पॉजिटिव है। नितिन, जो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी में ऐसा सोचने में तो ठीक लगता है कि बाय करेंगे डिप आएगा, जब डिप आता है फिर हिम्मत नहीं होती है, उस समय लगता है और गिर जाएगा, फिर उसका क्या करें?
नहीं देखिए, स्टॉप लॉस इस लेवल पे अगर हम एंट्री करते हैं तो इस लेवल पे एंट्री करें तो ऊपर 150, 152, 53 ये रेसिस्टेंस एरिया है। तो बाय ऑन डिप इसके जो मेजर सपोर्ट आ रहे हैं वो 140-42 पे आ रहे हैं, तो 145-46 मिलता है तो वो क्या है, वहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाता है। बस बिल्कुल जरूरी कि डिप आता है थोड़ा पैनिक आती है, बट उस केस में क्या होगा कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका बेहतर हो जाता है। कुणाल जी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पर आपकी कोई विशेष टिप्पणी, किस तरह से इसे लागू किया जाए? सिद्धांतों में बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल में अनिल जी मैंने अभी हाथ पे कविता सुनी अनिल जी। हाँ बाय एंड डिप। आपका नेटवर्क सही वक्त पे डाउन हुआ, हम आपको सुन ही नहीं पाए। एक बार फिर से कोशिश कर। हाँ अभी आई आवाज। हाँ बताओ अनिल जी। टेक अ सिप बाय इन डिप। टेक अ सिप बाय इन डिप। ओहो सुमित जी, गजब भी हो गया भाई साहब, ये तो इंग्लिश में बनाने लगे हैं। अब आपका क्या होगा? इंग्लिश में बना रहे हैं, सोचो। अच्छा इंग्लिश में मजे की बात है, हम इनकी गलती भी नहीं निकाल पाएंगे। अनिल जी मैंने भी बनाया है बहुत बार इंग्लिश में। अच्छा, अरे वाह, आप तो एक दो शब्दों का इस्तेमाल करते हो पूरे 2 लाइन में, ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस बना रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बिना सिप लिए डिप में बाय नहीं होता अनिल जी। फिर चाहे चाय की चुस्की लें या फिर किसी और चीज की, लेकिन अनिल जी कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा मजबूत करने के लिए दिल को। सिर्फ वो वाली लेनी है, कौन सी? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, वो वाली सिप लेनी है। बायोन क्या बोला, हैव अ सिप बायोन डिप, तो बढ़िया। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा कुणाल जी बताएं, अच्छे शेयर ढूंढ लीजिए, आराम से बाजार की गिरावट में धीमे धीमे लंबी सांस लेते हुए थोड़े पैसे लगाते रहें अच्छी क्वालिटी के शेयरों में। ये उनकी तरफ से राय आती हुई दिख रही है। बाजार थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इसी तरह के मूड माहौल में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, न बड़े गिरने के मूड में है, न कुछ ज़्यादा चलने के मूड में है। लेकिन एक स्टॉक है जो वाकई में दमदार प्रदर्शन करने के मूड में है, और वो स्टॉक मार्केट में नहीं, मार्केट का भूल जाओ, मार्केट में करेगा नहीं करेगा पता नहीं, रिजल्ट्स के लिहाज से जरूर करेगा, और वो है सेल। दिसंबर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, आज ही आ रहे हैं ना, कल आएंगे, सॉरी सेल के रिजल्ट्स कल आएंगे। तो बताइए, अनुमान जोरदार है? नहीं सर, जोरदार नहीं है। नहीं है? नहीं। क्या हुआ, अब तक तो अच्छे आ रहे थे? नहीं सर, अच्छे नहीं आ रहे। यहाँ पर देखिए तो देखिए, टाटा स्टील के भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हाईलाइट यही था कि लागत खर्च बहुत बड़ा है। करेक्ट। और इनका भी काफी लागत, ये दूसरों का बढ़ा रहे हैं, इनका खुद का भी बढ़ रहा है। हाँ, इनका भी बढ़ इनके रहा है। चक्कर में कितनी बैलेंस शीटें खराब हो गई सब स्टील के दाम की वजह से। देखा आपने, सबके मार्जिन खराब आ रहे हैं। बिल्कुल सर। और इनके भी कम है। हाँ, इनके भी कम है, क्योंकि सर 80% जो कोकिंग कोले इम्पोर्ट होता है भारत में, Correct। और उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इनफैक्ट मल्टीफोल्ड जो है बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। इसके चलते मार्जिन पर दबाव है। इनफैक्ट 26% से घटकर 21% रह जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर भी कीमतों में भी हल्का सा करेक्शन, हालांकि कोई बड़ी गिरावट कीमतों में नहीं देखने को मिली थी स्टील कंपनीज की तरफ से, छोटा मोटा करेक्शन आया था। तो इसके चलते भी देखें तो टॉप लाइन में करीब 14% की गिरावट देखने को मिलेगी। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 30% का जो है करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अन्य खर्च भी तिमाही के दौरान बढ़ते हुए नजर आएंगे, और टोटल मुनाफे में करीब 30% की बढ़त देखने को मिलेगी। एबिटा प्रति टन के लिहाज से देखें तो 12,241 था पिछले साल, इस बार 8,556 रुपए होगा एबिटा प्रति टन, यानी यहाँ पर भी गिरावट है। नतीजे सर कमजोर आएंगे। बहुत तिमाहियों बाद खराब रिजल्ट आएंगे। काफी टाइम बाद। जब अच्छे आ रहे तो गिरा था, तो क्या खराब आने पर बढ़ेगा? हाँ, ये सवाल तो यही है। सिमी जी देखिए इसके चार्ट, सेल। देखिए अनिल जी, चार्ट तो काफी शानदार है। मुझे लगता है कि इस जगह पे मतलब खोने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो सेल में मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल जाना पड़ेगा। तो करंट लेवल से मैं खरीदारी करने का ही सलाह दूंगी। 95, 92 इस रेंज के आसपास काफी बड़ा सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड होता है तब तक खरीदने का सलाह होगा। 120 से 125 का टारगेट है, वो भी 2 से 3 महीने का। तो मुझे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी सेल में मैं रिकमेंड कर रही हूँ। और देखिए सेल, वेदांता, टाटा स्टील, आज एक ही तो जगह है जहाँ थोड़ी सी हरियाली है, बाकी सब जगह तो माहौल है खराब। और आज टाटा स्टील वागले साहब ने शो की शुरुआत में खरीदारी के संकेत दे ही दिए। जरा इसके चार्ट भी कुणाल जी देख लीजिए। वेदांता मेरे ख्याल से सुबह आपकी कॉल थी, नहीं वागले साहब की कॉल थी वेदांता में। बताएं सर कुणाल जी, वेदांता। अनिल जी, कल मैंने इस पर खरीदारी की राय दी थी अनिल जी।
तो अनिल जी चार्ट बहुत जबरदस्त है, वेदांता का ब्रेकआउट आता हुआ कल ही दिख गया था, आज इसमें फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिल रही है, नीचे स्तरों से जबरदस्त रिकवरी है। तो अनिल जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, एक ही जगह है जहां छुप सकते हैं और वो है मेटल्स। तो वेदांता में बिल्कुल जिन्होंने खरीदा हुआ है कल का या आज सवेरे वागले जी के कहने पर बिल्कुल होल्ड करें। मुझे लगता है अनिल जी 390 रुपए तक का एक मूव आते हुए दिखेगा, पहला पड़ाव 382 का होगा। तो ये है आपके लिए 382 तक के लिए रास्ता साफ वेदांता में तेजी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। आइए स्वागत करते हैं एनोक वेंचर्स के विजय चोपड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। चोपड़ा साहब स्वागत है। पहले तो ये बताओ सर, ये 17,000 के आसपास आ गया, अब यहाँ लेना है कि अभी भी रुकना है? मेरे हिसाब से सर थोड़ा रुकना चाहिए और जो पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। आई थिंक मैं पिछले 1-1.25 साल से मेटल्स पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे लगता है कि जो खपत है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब भी कोविड ख़त्म हुआ और हमने देखा कि मेटल्स की खपत शुरू हुई बढ़ी, तो उसके चलते हुए मेटल्स में अच्छी तेज़ी मैं हिंडाल्को जैसा स्टॉक आप समझिए कि 280-270 से रिकमेंड कर रहा हूँ। सेल नाल्को 40 रुपये से नाल्को हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। तो बहुत सारे टाटा स्टील हम लोग करीब 390 से रिकमेंड कर रहे हैं। पिछले साल की जो दिवाली थी 390 रुपये पे मैंने दिवाली पे एक शेयर दिया था टाटा स्टील। तो मुझे लगता है कि मेटल्स आने वाले 4-5 सालों में अच्छा रिटर्न्स देंगे। तो मेटल्स में आप रह सकते हैं। जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं उसके साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन केस कोई वॉर लाइक सिचुएशन भी होती है या इन्फ्लेशन बढ़ती है, अगर आप कमोडिटीज के साथ हैं तो चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर वेरी रेयर एंड वेरी लिटिल। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है सारे दर्शकों को अनिल जी कि कमोडिटी क्षेत्र की कंपनीज के साथ रहें, अच्छे कैश फ्लोज के साथ रहें। अभी हम बात कर रहे थे सेल की, सेल का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 3 का है। तो आप इमेजिन करें कि कितने अच्छे कैश फ्लोज हैं, कितने सॉलिड इनके रेवेन्यूज हैं और कितनी अच्छी ग्रोथ स्टोरी है। भारत सरकार की स्टैंप है तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, डिविडेंड देती है ये कंपनी और मुझे लगता है कि इस बार भी डिविडेंड का ऐलान करेगी। तो कहीं ना कहीं जो मेटल सेक्टर पूरा का पूरा लेगार्ड था, अब लगता है कि कोविड के बाद से इसमें तेजी होगी। हो सकता है कि आपको सेल, अगर मैं अपने पर्सनल टारगेट देना चाहता हूं 200 के स्तर पर भी दिखे तो यहां से भी डबल हो सकता है। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो सेल जैसी कंपनी को, एनएमडीसी जैसी कंपनी को, टाटा स्टील जैसी कंपनी को, जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनी को लेकर रख सकते हैं। और जो भी टॉप रैंक कंपनी है उनके प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, जो उनका डेट ओवरहैंग था वो जा चुका है, बैलेंस शीट्स बहुत साफ हैं और यहाँ से ग्रोथ दिखाई देती है। इसके साथ साथ हिंडाल्को का जो नोवेलिस प्लांट है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। टाटा का जो कोरस का ऑपरेशंस है यूरोप में वो भी बहुत अच्छा कर रहा है टाटा स्टील का। तो मुझे लगता है मेटल्स में मैं बहुत बुलिश हूँ और आगे आने वाले कुछ 2-3 सालों तक मैं बुलिश रहूंगा। तो मेटल्स में अच्छी खरीदारी बनती है अनिल जी, मगर ओवरऑल मार्केट में संभावना है कि आपको 16,800 तक भी बाजार जाता दिखे। 16,800 यदि टूटता है तो थोड़ा डर की बात है, हो सकता है हम 16,400 भी टेस्ट करें, बट अभी फिलहाल 16,800 पे मेरी नजर रहेगी। ओके 16,800 तक की जगह खुलती हुई दिख रही है और वहां पर खरीदने में चोपड़ा साहब होंगे ज्यादा कंफर्टेबल, वहां खरीदेंगे। चोपड़ा साहब वो अपनी हिंडाल्को की क्या प्राइस की डील हुई थी? 750 रुपए ना अनिल जी? 600 आप मैं आपको याद कराता रहूंगा 600 पे, और आप बिरला साहब से बात करके रखिएगा। जैसे जैसे 600 के नजदीक पहुंच रहा था मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही है। मैं सोचा चोपड़ा साहब को मैंने कहा अगर थोड़ा आगे पीछे हो गए तो 700 कर दूं। अनिल जी मैं 590 पे टिकट बुक करा लूंगा बंबई। चलिए बहुत बढ़िया, हम 600 का कॉल राइट करवा के रखेंगे पूरे हिंदुस्तान से कि 600 टच ना होने पाए। नहीं बहुत बहुत स्वागत है, आप मोस्ट वेलकम सर। आइए 600 हो ना हो आपका फिर भी स्वागत है। तो हमारी डील है कि जब भी 600 रुपये हिंडाल्को टच करेगा तो सर का हम स्टूडियो में स्वागत करेंगे। अच्छा बिल्कुल मेटल्स चल रहे हैं ना, मेटल्स चल रहे हैं। हाँ वो भी एक बिरला साहब से मुलाकात करनी है। चोपड़ा साहब को बिरला साहब से मुलाकात भी करवानी है। तो बिल्कुल मुझे लगा वो भी भूल गए होंगे, लेकिन सर को दोनों चीज़ याद है। मैं हल्के से निकल गया, मैंने कहा स्टूडियो में स्वागत करेंगे ना। नहीं मुलाकात करनी है कुमार बाबू से। चलिए आइए बढ़ते आगे और मुलाकात करते हैं। फिलहाल हमारे एक और बाबू है सेठी साहब, विकास बाबू। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या इरादा है, खरीदारी करने का ही होगा आपका? तो हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल खरीदारी करनी है और मुझे लगता है अब बाजार अब जहाँ से ज्यादा और गिरने नहीं चाहिए। कल भी मेरा यही व्यू था, हालांकि आज बाजार अच्छे खासे गिरावट आई, बट वहां से अच्छी खासी रिकवरी भी आई है और जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं वहां पे अच्छा हो रहा है। जैसे मेटल्स की अभी बातें हो रही थी, आज के इस बाजार में भी मेटल्स आर डूइंग वेल। तो अनिल जी, 2 स्टॉक कैश मार्केट की खरीदारी करने की सलाह। बताएं सर। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है, थोड़ा कम डिस्कस होता है कोई भी चैनल पे, एलिकॉन कास्ट एलॉय। 804.5 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कास्टिंग फाउंड्रीज है। कंपनी के 50 साल का एक्सपीरियंस है, ग्लोबल फुटप्रिंट है, अराउंड 13 प्लांट्स है इनको अक्रॉस 4 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। फिर भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ अलॉय व्हील्स इन द वर्ल्ड है ये। और इस कंपनी का एक जापानीज कंपनी है एनके कॉर्पोरेशन, उनके साथ टेक्निकल टाई अप है, जेवी है। और वो जो जापानीज कंपनी है वो इस स्टॉक में अराउंड 14% स्टेक ओन करती है। और हाल ही में भी इन दोनों ने, मतलब जापानीज कंपनी ने भी और लोकल प्रोमोटर्स ने अपनी अपनी हिस्सेदारी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए बढ़ाई है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। स्टॉक अच्छा, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे गिरे हुए बाजार में इन लेवल्स पे जो 804.5 के लेवल्स पे ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 850 का मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट है और 795 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय एलिकॉन कास्ट एलॉय। आप कह रहे थे कि चैनल्स पे इसकी चर्चा बहुत कम होती है, आप दूसरा कौन सा चैनल देखते हैं? दूसरा भी देखते हैं? नहीं, दूसरा तो अनिल जी देखता ही नहीं हूँ आजकल, मालूम नहीं है। और कोई हिंदी चैनल, मतलब बिजनेस चैनल, हिंदी नहीं, इंग्लिश भी नहीं, बिजनेस चैनल ही कोई है ही नहीं। अनिल जी, अभी तो कोई ऐसा सिस्टम करवा दो कि टाटा स्काई में एक चैनल सब्सक्राइब करने के कम पैसे लगे थे। बाकी चैनल तो पैसे लगते हैं लेकिन काम तो आते नहीं है, काम तो आते नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अब सेठी साहब, आपके नाम में ऐसा जो सरनेम है ना, उसमें सेठ है, सेठी के अंदर छुपा। अब क्या छोटे मोटे 5 बजे मीडिया कंपनी को चलने दो। ध्यान नहीं दिया, बट मैं कई कॉमन निवेशक के साथ भी यही हालत होगा, वो खोज रहे होंगे। ऐसा कोई प्लान मिल जाए कि एक ही चैनल लगाने का, बस उसमें बस उसका सस्ता या फ्री में कर दे ऐसा। ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल ठीक कही। तो सेठी साहब की राय है एलिकॉन कास्ट अलॉयज खरीदारी करने की। 795 का लगाइए स्टॉप लॉस और 850 तक के टारगेट के लिए करिए खरीदारी। बताएं सर, दूसरा स्टॉक आज के लिए। दूसरा स्टॉक अनिल जी, एक मैंने 2-3 बार पहले भी रिकमेंड किया है, हालांकि स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, बट मुझे लगता है ये बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ये भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। 772-73 के लेवल पे स्टॉक चल रहा है। इसका जो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में भारत में, और ये हाईली डीपली पेनिट्रेटेड सेक्टर है, अच्छी बहुत ही शानदार ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में। और जिस तरह से कोविड के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस का जो इंपॉर्टेंस बढ़ा है, मुझे लगता है ये कंपनी को बड़ा फायदा होगा। फिर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी अराउंड 14.98% स्टेक ओन करते हैं। और इस कंपनी का हाल ही में आईपीओ आया था 900 रुपए में, वहां से आपको लगभग 15% नीचे ये 773-74 के लेवल पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और राकेश झुंझुनवाला जी ने आईपीओ में भी कोई शेयर अपने बेचे नहीं, तो वो ही डेफिनेटली बुलिश ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। डाउनसाइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड लगती है। बाकी जैसे बाजार के थोड़े सेंटीमेंट ठीक होंगे, मुझे लगता है इजीली 800 तक के लेवल्स तो डेफिनेटली आ सकते हैं इस स्टॉक में। तो शॉर्ट टर्म में 800 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 760 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो स्टार हेल्थ है और एलिकॉन कास्ट एलॉय, ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पे खरीदारी करने के मौके आपको मिलते हुए दिख रहे हैं और स्टॉप लॉसेज और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। 800, 850 दोनों सिमिलर टारगेट्स यहाँ पे ये 2 स्टॉक्स के लिए आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आज के दिन स्ट्रैटेजी क्या बन रही है, अनिल जी से जानते हैं। बिल्कुल, आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी होती हुई दिख रही है। करीब 100 अंकों की मजबूती डाउ फ्यूचर्स में है, नैस्डैक भी मजबूत है और एशियन बाजार पर भी नजर कर लेते हैं। आज हमने देखा वहां पे भी थोड़ी सी मजबूती के साथ ही कामकाज होता हुआ दिख रहा था और अभी भी आप देख रहे हैं निक्केई और शंघाई थोड़े से पॉजिटिव संकेत ही हैं। बहुत ज़्यादा निराशा या बहुत ज़्यादा गिरावट कोई भी मार्केट्स पर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। अनिल सर, सिर्फ हमारे बाजार हैं जो थोड़े से लाल निशान में है, लेकिन अब अच्छी खबरें आती हुई दिख रही है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर है, नैस्डैक भी ऊपर है। क्या लगता है सर?
चलिए पहले डेटा बात करते फिर बताता हूँ क्या लगता है। बिल्कुल डेटा, हाँ ठीक है, 17,200 मेक और ब्रेक लेवल है। 3 बजे के पहले पहले आपको 17,200 को पार करके टिकना है, जिसकी संभावना पूरी है। ठीक है, 17,175 पे आप 25 पॉइंट नीचे। 17,200 क्यों मेक और ब्रेक लेवल है देवांश, वो समझ लीजिए, क्योंकि 35 लाख शेयर हैं पुट में और 39 लाख शेयर, 40 समझ लीजिए राउंड फिगर में, 40 लाख शेयर कॉल्स में राइटर्स खड़े हैं, जिसमें से कॉल राइटर्स 25 लाख शेयर आज ही 17,200 पर आए हैं। तो अगर 3:05 के पहले आप 17,200 के पार निकल कर टिक जाते हैं तो आज ही आप 17,275, 17,300 आज ही दिखा देंगे, आज ही उतनी रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि वो एक शॉर्ट कवरिंग होगी जो वहाँ तक ले जाएगी। और अगर 3 बजे तक आप 17,200 को पार नहीं करते तो फिर आपको जो क्लोजिंग देनी है उसकी पूरी संभावना है कि आप 17,100, 17,150 की रेंज में नीचे की तरफ देंगे। 17,100 के नीचे भी नहीं देंगे, इतना भी नहीं डरना है। तो बेसिकली यहाँ से मेरे ख्याल से एक मूव आने की संभावना बनती है, या तो हम 17,100 दिखाएं या 17,175, 275 दिखाएं, दो में से एक चीज़ होनी चाहिए। तो आखिरी 1 घंटे में हम शांत बैठेंगे, इसकी संभावना कम है। नहीं तो आमतौर पर कई बार मैं कहता हूँ कि ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे होगा, इसकी संभावना नहीं दिख रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ तूफानी होने की तैयारी में है आज फिर से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। लेकिन चांसेस ये ऐसे दिख रहे हैं बार बार, जिस तरह से उछल कर आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। एक बार 3 बजे तक का माहौल देख ले, 3 बजे के पहले आपको लगता है 17,200 के ऊपर टिक रहा है तो फिर एक तेज़ी का ट्रेड लें, और 3 बजे तक आपको लगता है नहीं 17,200 के ऊपर नहीं टिक पा रहा है, बार बार नीचे ही रह रहा है, तो 17,100 तक का ट्रेड एक नीचे की तरफ ले। तो 100 पॉइंट का मूव 17,200 से आपको 75 से 100 पॉइंट का मूव दिखता है एक तरफ। पहली चीज़ ये डेटा में दिख रही है। अब आइए बैंक निफ्टी, माफ़ कीजिएगा, 37,500 आपसे टूटेगा नहीं, इसकी संभावना पूरी है। वजह यह कि 37,500 के पुट पर 16 लाख शेयर है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वहां सपोर्ट ले लेगा और नहीं आपसे 38,000 पार होगा। एक बार 37,500 टूट जाए, लेकिन 38,500 तो पार नहीं होगा, ये बात पक्की है। उसकी वजह ये कि, माफ कीजिए, 38,000 पार नहीं होगा, वो उसकी वजह यह है कि 38,000 के कॉल्स पर 24 लाख शेयर हैं, बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, और 38,000 के पुट पर भी 14 लाख शेयर, तो ये भी फंसे हुए। तो जैसे ही बैंक निफ्टी 38,000 के नजदीक आएगा, लॉन्ग ट्रेडर अपनी पोजीशन कम करने की कोशिश करेगा। तो मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, खरीदना है तो निफ्टी ही खरीदना है। भले पॉइंट में बैंक निफ्टी बढ़ जाए, बढ़ने दो, जो ताकतवर है उसे खरीदिए, जो कमजोर है उसे बेचिए। तो जब बेचने का मन करेगा तो अभी आपको बैंक निफ्टी बेचना, क्योंकि बैंक निफ्टी में अपसाइड लिमिटेड दिख रही है, निफ्टी में डाउनसाइड लिमिटेड दिख रही है। तो दोनों में ये बड़ा फर्क है। सो 17,075, 17,100 निफ्टी में सपोर्ट का काम कर लेगा, 17,275, 17,300 रुकआउट करेगा। 3 बजे तक देखना है 17,200 के ऊपर रहते हैं नीचे, सिंपल चीज। बैंक निफ्टी 38,000 पार नहीं होगा, 37,000 नहीं टूटेगा। इस 500 पॉइंट की रेंज में इधर उधर होने दीजिए, कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए। बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी और बहुत क्लियर कट लेवल्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं कि कहां से आपको मजबूती आती हुई दिखेगी, या फिर सपोर्ट लेवल्स आज के दिन में निफ्टी और निफ्टी बैंक के कहां है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि निफ्टी में थोड़ी सी मजबूती देखने मिल सकती है। 17,200 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे आपको नजर रखनी है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए, इस बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आज तेजी आती हुई दिख रही है, और 2 स्टॉक्स GNFC, न्यूलैंड लैब्स, ये दोनों पर आप देखिए अच्छे गेन्स बनते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले GNFC की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। समझ जी, GNFC 540 के लेवल्स के आसपास है। कई बार हमने ये भी देखा है कि जितने भी गेस्ट हैं यहाँ पे खरीदारी करने के मौके थे। अब क्या करना चाहिए? 540 के लेवल्स के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें। 550 का लेवल इमीडिएट टारगेट होगा। ये लेवल टूटने पे 575 रुपए से लेके 580 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में GNFC के अंदर देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। नीचे के अंदर जो इसका सपोर्ट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा वो 525 रुपए के पास बनेगा। 550 और फिर 580, ये 2 टारगेट्स ऊपर में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की राय आपको GNFC पर मिलते हुए दिख रही है। ऑलमोस्ट 540 के लेवल्स के आसपास है, और ज्यादा जो गेन्स हैं वो यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। इस बीच NCC के नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो आय है उसमें बढ़त आती हुई दिख रही है। जो मुनाफा है वो 71 करोड़ से बड़ा है इस बार। जो कंसोलिडेटेड आय है वो 2127 थी, जिससे बढ़ती हुई दिखी है। और अब देखिए जो मुनाफा है, पहले मुनाफे की बात कर लेते हैं, 71 करोड़ से बढ़कर 76.4 करोड़ पे आती हुई दिखी है। साथ ही जो आय है वो 3,015 करोड़ पे आई है। पिछले
पिछले साल 2127 करोड़ की आय थी, जो इस बार बढ़ी है 3015 करोड़ पे आय आती हुई दिख रही है। तो आय मुनाफा दोनों बढ़ा है। इंपॉर्टेंट है इस बार मार्जिन्स देखना कि मार्जिन्स किस तरह से रहते हैं। ओवरऑल हम देख रहे हैं मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ सारी कंपनीज का आ रहा है, लेकिन एनसीसी की बात करेंगे, लेकिन आय मुनाफा दोनों बढ़ता हुआ दिखा है। स्टॉक बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, ऑलमोस्ट 73 के लेवल्स के आसपास ही है। एक बार राय ले लेते हैं। वागली जी बताइए, एनसीसी 73 के लेवल्स के आसपास है, क्या करना चाहिए स्टॉक पर? एक मिनट, एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट आए, एक बार जल्दी से एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट बता दिए जाए। 71 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 76 करोड़ आता हुआ दिखा है। एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट में इस वक्त आपको ये आता हुआ नजर आएगा। स्टैंड अलोन मुनाफा देखिए, पहले ये देख लीजिए, 202 करोड़ रहा है, हमारा अनुमान था 220 करोड़, तो अनुमान से थोड़े से कम दिख रहे हैं पहली नज़र में स्टैंड अलोन मुनाफे के बेसिस पर एस्कॉर्ट्स। और इसके अलावा भी और कोई नंबर्स हैं तो बताएं देवांशी। अभी तो रेवेन्यू आते हुए दिख रहे हैं 1960 करोड़ पे, और पिछले साल हमने देखा था 2042 करोड़ था। तो आय भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन देखना होगा कि जो अनुमान है उस हिसाब से नंबर्स किस तरह से आते हुए दिख रहे हैं। और मार्जिन्स और एबिटा यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि हम देख रहे हैं। लेकिन जो मुनाफा है वो इस बार अनुमान से हल्का सा कम आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी 1820 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक में भी कामकाज होता हुआ दिख रहा है। स्टैंडअलोन जो मुनाफा है आया है इस बार 202 करोड़ पे, जो कम हुआ है 281 करोड़ से। अनुमान था इस बार मुनाफे का 220 करोड़ का, लेकिन नजर रहेगी कि इस बार जो मार्जिन्स हैं, कामकाजी मुनाफा है, वो किस तरह से आते हैं। वैसे भी आप देखिए इस बार एस्कॉर्ट्स की जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने का अनुमान नहीं था, लेकिन देखते हैं कि ओवरऑल जो इंटरनल्स हैं वो किस तरह से देखने मिल रहे हैं, स्पेशली जो कामकाजी मुनाफा है और मार्जिन्स हैं वो किस लेवल्स पर आते हैं, उस पर नजर रखते हैं। लेकिन फिलहाल एक राय ले लेते हैं, 1827 पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बागली जी, इस पर भी राय दे दीजिए। एस्कॉर्ट्स क्या करना चाहिए? थोड़ी सी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। देवांशी 1860 तक ये स्टॉक जा सकता है। चार्ट में कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा साइडवेज है। पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से ये 1810 1820 ब्रेक नहीं कर रहा है। ऑन द अपसाइड 1860 70 में भी 1900 तक के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। तो ये रेंज में 1800 1900 के रेंज में मुझे कुछ चार्ट पैटर्न में क्लैरिटी है नहीं। स्कॉट्स फिलहाल अवॉइड करने की राय मिलती हुई दिख रही है, जैसे कि हम देखें। और जो कामकाजी मुनाफा है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मार्जिन्स आप देखिए इस बार हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 13% के लेवल्स के आसपास आते हुए दिख रहे हैं, 18% के सामने। तो कम होते हुए दिख रहे हैं मार्जिन्स, जैसे कि हम कह रहे हैं कि मार्जिन्स पर इस बार प्रेशर होने का ही अनुमान था, और वैसे ही मार्जिन्स आते हुए दिख रहे हैं। साइडवेज हैं चार्ट भी। तो चलिए, एस्कॉर्ट्स 1833 ये लेवल्स के आसपास कामकाज होते हुए दिख रहे हैं। चलिए, सिमी जी के लिए एक बिगुल, सिमी जी का नॉन स्टॉप। बताइए सिमी जी, आपका स्टॉक। दिबांशी, एक सेल कॉल देना है, इनफैक्ट एसटीबीटी करवाना है। एक खतरनाक ब्रेकडाउन एक स्टॉक में देखने को मिला है। ब्रेकडाउन खतरनाक इसलिए है क्योंकि लगातार सितंबर के महीने से उस लेवल के आसपास कभी काम नहीं किया है और हमेशा सपोर्ट लिया है। अभी वो सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। स्टॉक का नाम है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। सभी के पोर्टफोलियो में स्टॉक है और अभी स्टॉक 200 के आसपास है। ब्रेकडाउन यहाँ पे होगा तो मुझे लगता है कि मिनिमम टारगेट 192, उसके बाद 186 और उसके बाद 183 है। तीन टारगेट्स देखने को मिल सकता है वाले एक दो ट्रेडिंग सेशन में। तो खतरनाक ब्रेकडाउन सितंबर के बाद से 200 के आसपास का क्लोजिंग कभी नहीं आई। 200 के आसपास से हमेशा रिकवरी किया है, पर अभी ये टूटने वाला है। निफ्टी भी टूटने वाला है अगर यहाँ से, तो मुझे लगता है कि 192 का मिनिमम टारगेट इसमें हो सकता है आज ही के आज, नहीं तो कल सुबह तक तो आना चाहिए। 205 या 6 के ऊपर स्टॉप लगा के इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को सेल करने का सलाह होगा। 192 का पहला, 186 का दूसरा, 183 का तीसरा टारगेट के लिए आईबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को सेल करके जाना चाहिए। कल आएंगे नतीजा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के, ये भी ध्यान में रखें। नतीजों के पहले स्टॉक हुआ है कमजोर, 230 225 से गिरता गिरता 200 रुपए तक आता हुआ। 192 186 और 183 ये 3 हैं टारगेट सिमी जी की तरफ से। बहुत टाइम से बैन में नहीं आया। बहुत टाइम से नहीं आया ना। और इस पूरी सीरीज में, खैर अभी तो आज तारीख ही 8 ही तो तारीख हुई है। 8 तारीख तक तो जनरली कहाँ बैन में आते हैं, थोड़ा टाइम है। बैन में आने की तैयारी होती हुई दिखेगी आपके लिए इस वक्त। ये आइए बढ़ते हैं आगे और अब बसीन साहब से भी मुलाकात कर लेते हैं। टाइम तो हो गया है, 2:45 बजे। हाँ, आ जाइए, फ़ोन लगाएं बसीन साहब को।
बसीन साहब स्वागत है सर। आज तो मजा आ गया, जबरदस्त ऊपर नीचे। दिन में थोड़ी देर मतलब आप घूम फिर के जाओ तो मार्केट वापस वहीं मिलेगा, लेकिन इस बीच में ऊपर नीचे हो जाता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो माहौल एकदम वोलेटाइल है। बताएं सर, पहले तो आउटलुक अपडेट। सर आप कह रहे हैं मजा आ गया, लोग कह रहे हैं पूरी बोतल ऊपर से नीचे आ गई। तो जिनके ऊपर नीचे जा रहा है सर, उनके हार्ट के प्रेशर भी सोचो। I know. बट ये मैं कहने की फिर आपको चेष्टा करता हूँ, 2 दिन और हैं। अनिल जी मेरी बात लिख के लेना, 15 तारीख के बाद बाजार एक तरफ चलेगा। जो कंपल्सिव सेल ऑफ है आपको दिख रहा है, जहाँ फंडामेंटल्स भी अच्छे वो शेयर बिक रहे हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोहा और सीमेंट के भाव कहाँ पहुंच रहे हैं, जमीन के भाव कहाँ दिखेंगे अनिल जी आपको। तो मैं आपको अपडेट दे दूं, सुबह आपको जीएमआर का था, मैं अभी भी रीइटरेट करता हूँ, जीएमआर 50 रुपए जाएगा, रुकना मत, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरा आपको बिक दिया था नौकरी 4820 में, वो 4925 बिक गया। अब फिर मैं देख रहा हूँ नौकरी नीचे आ गया वॉलेटिलिटी की वजह से, तो लीजिए 4780-85 में लीजिए, 4700 का स्टॉप लॉस। अब की 4925 कटेगा तो 5000 जाएगा कम से कम। दूसरा मेरा पिक है कि आपको मैंने पहले भी कहा, कल मैंने क्लैरिफाई किया, गोदरेज प्रॉपर्टी इज सेइंग दे विल डू सेल्स ऑफ 10,000 करोड़ इन द कमिंग ईयर। आप सोच सकते हो सर, इतनी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट। तो गोदरेज प्रॉपर्टी तो 2500 रुपए जाएगा इस दिवाली से पहले, क्या 6 महीने में, वो आपके लिए पिक है। और दूसरा मेरा पिक अब है डीएलएफ, unquestionably the second largest player, and property prices are going to see another spurt as the prices of metals and commodities go up. 383, 384 में लीजिए, stop loss of 375, target of 395 to 400 on DLF. ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीदे लॉन्ग टर्म के लिहाज से, टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ से 1000 रुपये ऊपर 2500 रुपये के, लेकिन जाहिर सी बात है महीने 2 महीने में नहीं आने वाले, 6 महीने 12 महीने आपको करना होगा इंतजार इन्वेस्टमेंट के तौर पर, चाहे तो एफएनओ में, नहीं तो आराम से डिलीवरी लेकर खरीदें। ये रहा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। और दूसरा स्टॉक है जो दिल्ली से करे प्यार, डीएलएफ से कैसे करे इनकार, तो ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय भसीन साहब की तरफ से। रियल एस्टेट का दिग्गज शेयर, दोनों ही रियल एस्टेट वाले शेयरों पर हैं बुलिश भसीन साहब। तो ये 2 स्टॉक्स जिन पर आपको करनी है खरीदारी। धन्यवाद सर, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, दोनों पिक्स देने के लिए। कल सुबह मुलाकात का समय फिर से 9:45 पे आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आगे, और बाजार रिकवरी के मूड में आता है। 17,200 आता है, टक वहां से कोई चपत लगा दे एकदम, यहाँ क्यों आया, नीचे जाओ, नीचे आता है, फिर वहां से कोई धक्का देता है, भाई बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो यही मतलब वही 17,150 17,200 की रेंज में झूलता हुआ 3 बजे की तैयारी में, 3 बजे के पहले देखते हैं 17,200 पार करके टिकता है यानी, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आइए, तब तक तैयार है वरुण दुबे बताने के लिए पावर ग्रिड के नतीजे कैसे रहेंगे। उन पावर ग्रिड का भी अनुमान बनाया आपने, इतने फ्री आजकल आप। डीप बना के गया था और हमें समझा के गया था कि कैसे नतीजे आने वाले। ओके, हाँ, तब ठीक है, उसका सेक्टर है। हाँ अच्छा, भाई तो है, सब लोग सोच रहे दीप किधर, दीप छुट्टी पे भाई। इतने लंबे समय बाद काम किया तो इतनी छुट्टी तो बनती है। सही बात है, बस खाली दीप किया, बाकी वही मैं कह रहा था कि बस आपने कह दिया सर, थैंक यू वेरी मच सबकी। अब सबसे पहले मैं ही शुरुआत करूं? नहीं सर, ऐसा मत करना। तो चलिए, नहीं बनता है, थोड़ा थोड़ा बारी बारी से सब लोग ब्रेक लें, कोई दिक्कत नहीं, घूम फिर के आए, मतलब लाइन लगा लें, एक के बाद एक वही तो अनिल जी, वही तो बोलो, अब आपने बोल दिया ना बस। नहीं, वैसे भी बजट में जिस तरह का काम किया है, हम सब लोगों ने मेहनत इतनी की है, राइट सर, तो थोड़ा तो ब्रेक बनता है। तो दीप वही ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं, तो करने दीजिए, अच्छी बात है। चलिए बताइए आप। हाँ अनिल जी, तो पावर ग्रिड के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है, इतना आप समझ के चलिए। ट्रांजैक्शन आय जो है इस कंपनी की, उसमें करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। टेलीकॉम कंसल्टेंसी कारोबार जो है उसमें करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य आय जो है वो भी बढ़ेगी ऐसा माना जा रहा है, उसके चलते भी कहीं ना कहीं कंपनी का जो मुनाफा है उसमें सहारा मिलने वाला है। इसके अलावा कंपनी ने क्षमता विस्तार पे काफ़ी खर्च किया है, तो वहाँ से भी सहारा जो है अब मिलना शुरू होगा कंपनी को, वो जो बेनिफिट्स है अब मिलना शुरू होंगे। कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 5.7% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। एबिटा 7% बढ़ने वाला है, तो इसके चलते मार्जिन जो है उसमें करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। मुनाफा 3% बढ़ेगा, 3,412 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। तो नतीजे पावर ग्रिड के ठीक ठाक अच्छे खासे रहने वाले हैं। ओके, पावर ग्रिड के नतीजे देखो, इसने अनुमान बना लिया, और अनुमान भी इसने मैंने दीप छुट्टी में जाने के लिए काम कर लिया। अब आपके ऊपर मैं किसी पे दबाव नहीं डाल रहा, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सबको कह रहा हूँ पावर ग्रिड में आपकी किसी की मर्जी है तो चार्ट्स बताओ, नहीं मर्जी तो मत बताओ, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि कुछ होता तो है नहीं इस स्टॉक में, न तो बढ़ता है न घटता है। किसी को देखने चार्ट्स
सुमित जी मना भी कर रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो, कम से कम मना तो मत करो। मैंने तो फॉर्मेलिटी के लिए कहा कि मत बताओ, कम से कम कोई तो हाथ खड़ा करके बोले नहीं नहीं अनिल जी मैं बता देता हूँ। हाँ कुणाल जी बताइए, हाँ आपको अध्यक्ष भी तो बनना है पूरे एसोसिएशन का, बताइए। अनिल जी मैं चार्ट्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मेरे मन में एक जिज्ञासा है अनिल जी। जी बताइए, पूछिए, मतलब बताइए। अनिल जी कल बाजार था 17,140-50 पर, आपने कहा कि 3 बजे 17,200 होगा। आज भी आपने 17,170 चल रहा था, आपने कहा 3 बजे 17,200 होगा। हाँ। तो अनिल जी ये कैसे कर लेते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है अनिल जी, कुछ समझाइए, प्रकाश डालिए इस पर। न्यूमरोलॉजी, अगर आप मुझे विद्वान मान ही रहे हैं तो फिर मैं क्यों मैंने अंदाज से बोला था। अनिल जी लेवल आप अनिल जी लेवल तो आप बता ही देते हैं, ये टाइमिंग कैसे कर लेते हैं 3 बजे की? नहीं ये अच्छा सवाल है और ये जानने की जरूरत है, बढ़िया, ये चीज अच्छी है और इसके पीछे एक कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है वो मैं बताता हूँ। आखिरी आधे घंटे में जो भी ट्रेड होता है उसकी एवरेज वेटेड क्लोजिंग ली जाती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे आखिरी आधे घंटे में स्टॉक निफ्टी बहुत जोर से गिर गया, समझो 50, 60, 70 पॉइंट नीचे चला गया और अभी जैसे 17,200 दिख रहा है और पता चले आखिरी आधे घंटे में 17,100 आ गया, तो आपकी क्लोजिंग जो आएगी वो 17,140-50 तक आएगी, 40-50 पॉइंट ऊपर आ जाती है एक्चुअल क्लोजिंग से। प्रोविजनल क्लोजिंग से फाइनल क्लोजिंग थोड़ी ऊपर आती है। यानी कि आखिरी आधे घंटे में जो ट्रेड होते हैं उसकी वेटेड एवरेज निकाली जाती है इंडेक्स की क्लोजिंग कैलकुलेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि लास्ट क्लोजिंग जहां पे हुई वहां गिन लिया जाए। तो ये इस वजह से मैं लास्ट के आधे घंटे के जो ट्रेड्स हैं उनको अलग वेटेज कर देता हूँ कुणाल जी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि 3 बजे के बाद, क्योंकि 3 बजे के बाद के ट्रेड में ना वो आपाधापी मस्ती है, किसी को करना है, किसी को नहीं करना है, किसी को कैरी करना है, किसी को आज ही काट के जाना है, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, और उसकी जो ट्रेड होती है उसकी एक एवरेज क्लोजिंग निकल कर आती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 3 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 3:05 के पहले ये हो जाना चाहिए। तो मेरी जो लॉजिक है कैलकुलेशन की वो ये है, आई डोंट नो इट साउंड्स लॉजिकल और नॉट, बट लॉजिक मेरा ये है। अनिल जी आप कहते हैं लॉजिक तो सही है, लेकिन अनिल जी देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी आपकी बात कितना मानती है। अरे आप नहीं, जो कह देते हैं वही हो रहा है अनिल जी। ना ना ना, इधर निफ्टी बैंक निफ्टी ना, उधर घर पे किधर कोई नहीं मानता। भाई हम मेरी बात मानी होती तो ये 17,200 नहीं होता था, ये 18,200 होता था अभी। तो इसलिए ये तो हम इनकी बात मानते हैं, बस इतना है। जहां मार्केट जा रहा है हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। सुमित जी के लिए बिगुल। बनाए सुमित जी। अनिल जी एक सेल कॉल और रडार पे आया है। स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग 1-2 दिनों के लिए देखने को मिल सकती है। स्पॉट में इसका भाव चल रहा है 168 रुपए। स्टॉक का नाम है ओएनजीसी। अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ बन रहा है, पिछले 2-3 दिनों का लो ब्रेक हो रहा है। ओएनजीसी के अंदर यहां से गिरावट देखने को मिल सकती है। स्पॉट लेवल के हिसाब से 172 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे के अंदर मेरे को लग रहा है 164 रुपए और 160 रुपए तक का मूव 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा ओएनजीसी के अंदर 164 से लेके 160 के टारगेट्स के लिए। फ्यूचर के अंदर ये 4-4 रुपया डिस्काउंट में है, तो अकॉर्डिंगली 4-4 रुपया एडजस्ट कर लीजिए नीचे की तरफ। 160-156 रुपए तक के लेवल फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मैंने जो लेवल दिए वो स्पॉट के लेवल, ये फ्यूचर्स के, एक मिनट में थोड़ा ठीक करवा देता हूँ, आपने अच्छा हुआ बोल दिया। स्पॉट लेवल, स्पॉट में 168 के आसपास चल रहा है, फ्यूचर के हटा दो। हाँ हटाओ, हाँ ये तो लोग बोलेंगे 163 भाव चल रहा है, आप 164 का टारगेट। आजकल ट्रोल करने वालों को मतलब है ना, कोई रीजन नहीं चाहिए। हाँ मतलब सुनेंगे नहीं, देख के कर देंगे। तो हमारे सुमित जी का ध्यान रखना तो हमारा फर्ज है ना। तो सुमित जी बोल रहे हैं स्पॉट लेवल 168 पे बेचिए, 172 का स्टॉप लॉस, 164 और 160 के टारगेट के लिए ये है आपके लिए। फ्यूचर्स में चल रहा है डिस्काउंट पे। अच्छा, चोपड़ा साहब हमारे साथ तैयार है। चोपड़ा साहब से राय लेनी है हमें टाटा पावर पे, लेकिन चोपड़ा साहब उससे पहले टाटा पावर के आ रहे हैं रिजल्ट्स कल, तो पहले आप वरुण से सुन लो रिजल्ट कैसे रहेंगे, फिर मैं आपके पास आता हूँ। वरुण बताइए। ओके अनिल जी, तो ठीक ठाक नतीजे रहेंगे, कोई बड़े फायरवर्क्स तो रहने वाले हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओडिशा डिस्कॉम में जो इन्होंने कुछ समय पहले करार किया था, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा, जिसके चलते ओवरऑल आय जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। ईपीसी प्रोजेक्ट जो है उसमें कामकाज जो है वो बेहतर रहेगा, उसका फायदा मिलेगा। कुल वॉल्यूम जो है हालांकि उसमें अगर आप देखेंगे तो साल दर साल थोड़ी बहुत गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा खर्च जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो मार्जिन्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव जो है वो रह सकता है।
रिन्यूएबल कारोबार जो है उसमें थोड़ी सुस्ती का ट्रेंड आपको शायद देखने मिल सकता है। कोल माइनिंग में बेहतर प्रदर्शन से मुनाफा जो है उसमें थोड़ा बहुत फायदा इस कंपनी को मिलेगा। रेवेन्यूज 29% बढ़ेंगे, एबिटा जो है उसमें 4% की गिरावट है, इसके चलते एबिटा मार्जिन जो है 23% से गिर के करीब 17.1% के आसपास आएंगे। मुनाफा कंपनी का अच्छा खासा बढ़ेगा, काफ़ी सारे वन ऑफ्स की वजह से 250 करोड़ से बढ़ के करीब 810 करोड़ के आसपास आने वाला है। तो इसके चलते ओवरऑल नतीजे जो है आपको थोड़े बहुत मिले जुले देखने मिलेंगे। सोलर पावर कंपनी का जो कारोबार है उसके ऑर्डर बुक को लेकर कंपनी क्या अपडेट देती है ये जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। 3 बजे के पहले निकल गया 17,200 के पार और 17,250। अब देखिए ये कमाल है न्यूमरोलॉजी का। देख लीजिए कुणाल जी, न्यूमरोलॉजी का कमाल देख लीजिए। ये 3 बजे का फैक्टर जो है ना। अनिल जी अब तो गलतफहमी दूर हो गई आपकी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेटा जो कह रहे थे मैं उसी का एनालिसिस कर रहा था। डेटा से दिख रहा था कि ओवरसोल्ड मार्केट और जितनी वोलेटिलिटी है नीचे से कोई खरीदने को तैयार है और इसीलिए 3 बजे के पहले हमें 17,200 को पार करना था, कर दिया। 17,275, 17,300 हम ये कह रहे थे कि आज ही आपको मिलेगा अगर 3 के पहले निकला और 100 पॉइंट का मूव देने को निफ्टी तैयार है। उसमें से 75 पॉइंट का मूव आपके सामने आ चुका है 17,175 से। तो एंजॉय कीजिए। कल भी 2 बजे के बाद हमने आपको एंजॉय कराया, दिन भर तो नहीं करवा पाए। आखिरी 1.5 घंटे में जरूर रिकवरी आई। आज सुबह भी उस रिकवरी का फायदा आपको मिला। आज भी आखिरी 1.5 घंटे में 1 घंटे में रिकवरी आ रही। एंजॉय कीजिए। तब तक टाटा पावर पे राय ली जाए चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब, रिजल्ट के पहले गिर गया, अभी खरीदना है, रिजल्ट के बाद खरीदना या ना लेना ही नहीं है? अनिल जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं टाटा कंपनीज को और टाटा पावर भी काफ़ी अच्छा बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी बनने जा रही है और बन भी रही है। जिस तरीके से इन्होंने अभी सोलर पावर में भी एंट्री किया तो मुझे लगता है कि इसका जो PLI का बेनिफिट है वो भी इनको मिलेगा, जो कि बॉटम लाइन को बेहतर बनाएगा। इन्होंने अभी अपोलो टायर्स के साथ एक EV चार्जिंग स्टेशंस के लिए करार किया है जो कि अक्रॉस हाईवेज होंगे। इन्होंने वैसे भी गवर्नमेंट के साथ कुछ करार किए हैं कि अक्रॉस द कंट्री कुछ बड़े जो हाईवेज हैं, लंबे हाईवेज हैं, वहाँ पर इनके चार्जिंग स्टेशंस होंगे। और टाटा मोटर्स का जब मैं पहले जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात कर रहा था, टाटा मोटर्स वैसे ही EV मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी और मैं इस कंपनी को भारत की टेस्ला बोलता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो एज अ कंपनी बहुत अच्छी लगती है। और एक और बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी में अभी जो मैं कई खबरों में पढ़ रहा था, करीब $600-700 मिलियन ये लोग रेस करने वाले हैं। तो कंपनी में कहीं कोई कमी नहीं है। बस क्या है, जब थोड़ा सा स्टॉक्स ऊपर चढ़ जाते हैं, थोड़ा एक नेचुरल करेक्शन होता है। अगर ये स्टॉक 200-210 के लगभग मिलता है तो मैं बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन करूंगा इसको बाइंग करने के लिए। और मुझे लगता है कि वहां पे मिलता है तो एक बार 250 को क्रॉस किया तो संभवतः आपको 270-280 भी दिखेगा। लंबी अवधि के जो निवेशक हैं वो निश्चित रूप से इस पर ध्यान रखें। 210 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है अनिल जी। तो टाटा पावर जो मुझे लगता है रिजल्ट को कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर रहा है और यदि नीचे मिलता है तो बिल्कुल लेने वाला बनता है। टाटा पावर ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, रिजल्ट के पहले रिजल्ट के बाद वो टाइमिंग आपको करनी है, थोड़ा अभी थोड़ा बाद में, चाहे तो ऐसे कर लें। लेकिन रिजल्ट के पहले चूंकि खराब हुआ है तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा होगा रिजल्ट खराब आएंगे, ये तो हो सकता है। और अगर आगे खराब तो उसके बाद रिकवरी के चांस भी बनेंगे। रिकवरी के चांस बनते दिख रहे हैं बाजार में और ऐसे में 17,275 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है निफ्टी। तो 100 पॉइंट की रिकवरी का जो हमने अंदाज लगाया तो वो लगभग ठीक होता हुआ दिख रहा है। आइए ऐसे में अब जल्दी से बिगुल कुणाल जी के लिए, राकेश जी के लिए जो कि अनुपस्थित हैं, लेकिन बिगुल स्पेशल पिक ऑफ द डे चाहिए, पिक ऑफ द डे कल की पिक आज ही कुणाल जी की तरफ से पिक ऑफ द डे जी। बताएं सर। अनिल जी देखिए, निफ्टी ने तो आपके कहे पर कमाल कर दिया। अनिल जी मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी कमाल होगा। बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश हैमर कहते हैं और जो सबसे मजबूत बैंक है फिलहाल वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की राय है। मैं इसको काफी देर से देख रहा था अनिल जी, जब बाजार कमजोर हुआ उस समय भी बैंक ऑफ बड़ौदा मजबूत था और जैसे ही बाजार में वापस से तेजी बनने लगी बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे तेजी से आगे जा रहा है। तो इसमें आपको कल भी एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। बाय करके चलने की राय है। यह है BTST, होल्ड करें इसको। 116 रुपए पर अब एक स्टॉप लॉस रखे, 116 पर छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 123 रुपए का, 123 के पहले टारगेट के लिए और 126 के इवेंचुअल टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की राय। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदे, ये राय कुणाल जी की तरफ से कल के लिए, आज ही आपके लिए 123 126 के टारगेट के लिए। सिमी जी के लिए बिगुल नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी।
अनिल जी, मार्केट खराब था सुबह से, पर एक सेक्टर एकदम आउट परफॉर्म किया पूरा दिन। केमिकल सेक्टर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और केमिकल में मेरा जो फेवरेट है, आप लोगों को सभी को मालूम है, एसआरएफ। एसआरएफ में खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। पूरा दिन 2500 के ऊपर मेंटेन किया। अभी जब मार्केट में फाइनली एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, एसआरएफ भी लो लेवल से काफी शानदार रिकवरी दिया है। पहला टारगेट होगा 2555, दूसरा होगा 2575 और तीसरा होगा 2610। तो 2555, 2575, 2610, ये टारगेट्स के लिए तीन टारगेट्स के लिए एसआरएफ को खरीद कर चलिए। 2500 का पूरा दिन का जो सपोर्ट इसने लिया है, मुझे नहीं लगता है कि 2500 के नीचे ये वापस आ जाएगा। तो 2500 के नीचे 2498 के नीचे स्टॉप लगा के एसआरएफ को खरीद कर चलिए। मुझे लगता है कि जो भी टारगेट्स मैंने दिए कल सुबह सुबह आ जाना चाहिए। 2610 का मेरा मैक्सिमम टारगेट है, थर्ड टारगेट। ओके, 2610 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए एसआरएफ में सिमी जी की तरफ से। 25-25 पे चल रहा है, 2500 का स्टॉप लॉस, 25 रुपए नीचे। देखो 25-25 पे चल रहा है, 25 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस 2500 पे, ऊपर का टारगेट 25-55, फिर उसके ऊपर 25-75। ये सारे लेवल्स बोले हैं, कितने 25 आ गए इसमें। सिमी जी की तरफ से खरीदारी करने की राय एसआरएफ में। आइए, बहुत दिनों बाद आज आशीष ने कुछ काम करने का सोचा है। तो आप सोचेंगे आशीष तो इतने सारे लिंक करके, वो तो नॉर्मल है, वो तो करना ही है। जो एक काम जो नहीं करते हैं वो है बैन से बेनिफिट। तो आज आशीष जुड़ रहे हैं बैन से बेनिफिट लेकर। कौन सा है वो पहला सौभाग्यशाली स्टॉक जो इस सीरीज में पहली बार बैन में जाएगा? सर अच्छा लग रहा है बताते हुए, क्योंकि कोई अंदर तो है नहीं, तो बाहर आने का तो सवाल है नहीं। कोई सवाल आप आए हो तो कुछ तो करने के लिए आए होंगे। बिल्कुल सर, या बॉर्डर पे लोग। अगर आज एक स्टॉक बैन में आ गया तो कल से रोज अपडेट दूंगा सर। अच्छा, हाँ, तो ले आओ फिर तो। स्टॉक है सर BHEL। कल 92% थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, आज बढ़कर राउंड फिगर बता रहा हूँ 101% हो गई है। 95% के आंकड़े को जो है क्रॉस कर लिया है। तो भेल यानी BHEL जो है पक्का हो गया कि बैन में आ रहा है सर। तो ये है, अच्छा 100% है, मतलब जाने जाना है। हाँ, 101% हो गया सर अब तो। 101 नॉट आउट। हाँ, क्यों जा रहा है ये? लॉन्ग बने शॉर्ट बने? अरे नितिन जी जरा देखो भेल को, इसमें लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, क्या है, बैन में जा रहा है, क्या करना चाहिए किसी की? अगर लॉन्ग है तो भी एडवाइस कर दीजिए, शॉर्ट है तो भी एडवाइस कर दीजिए। जी, भेल में कंटिन्यूअस शॉर्ट पोजीशन है, और मेरे ख्याल से इसमें लॉन्ग नहीं कैरी करना चाहिए। इसमें ऊपर करीब 60, 62, 57 इन सारे रेंज पे शॉर्ट बिल्डअप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे गिर के 53, 52 आ सकता है, तो बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। और अगर मुझे लग रहा है कि ये नीचे करीब 52, 53 तक गिर सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए भेल पर राय। इस वक्त बैन में जाने की तैयारी में भेल पहला स्टॉक है इस सीरीज का जो जाएगा बैन में। आज तो पक्का ही जाएगा, 101% चूंकि हो ही चुका है। आइए, कैश का ऑप्शन तैयार है, जय ठक्कर। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, खरीदे 175 पर 17,150 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का 175 पे मिल रहा है। 122 का स्टॉप लॉस लगाइए अनिल जी। टारगेट ऊपर में जो इसका बन रहा है वो है 239 पहला, एंड दूसरा टारगेट बन रहा है 262। सो 239, 262 ये दो टारगेट्स के लिए आप 175 के लेवल्स पर खरीदे 17,150 का कॉल निफ्टी का। अनिल जी, बहुत ही परफेक्ट लेवल से आज रिवर्सल देखने मिला। इनफैक्ट यही लेवल की मैंने मॉर्निंग में भी बात की थी, आफ्टरनून के शो में भी इनफैक्ट 17,150 पे कॉल निफ्टी बाय करने की सलाह दी गई थी। 17,000, 17,040 अनिल जी, ये फॉल में बहुत ही एक अहम लेवल है। आई मीन वो लेवल से रिवर्स होना दैट इंडिकेट्स के यहाँ से थोड़ा बहुत हमें बाउंस बैक निफ्टी में देखने मिल सकता है। कहां तक देखने मिल सकता है? तो अनिल जी 17,400 तक के लेवल तक हमें देखने मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल तो अनिल जी 17,400, 17,500 की रेंज ही है, उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट 17,400 की लेवल टेस्ट कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है इस लेवल्स पर, तो इसीलिए कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया है। एंड 150 का लेवल है, मुझे ऐसा लग रहा है स्पॉट में, आई थिंक दैट शुड होल्ड नाउ। के साथ में हूं, और इसलिए हम भी बात कर रहे थे कि यहाँ से रिवर्सल के लिए तैयार है, एकदम परफेक्ट लेवल पे। 17,100 के नीचे जब तक बनना हो फ्रेश मंदी मत कीजिए। तो दो चीज़ें, 17,000 मेरे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं स्पॉट लेवल के, जो 17,335 से 17,375 के आ रहे हैं, लगभग वही जो 17,400 आप कह रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की तैयारी है, वो सब ठीक है।
आपने 17,150 इन द मनी कॉल ऑप्शन लेने को बोला, लेकिन जय सबसे ज़्यादा और सबसे पहले एक चीज़ की बधाई, और वो था सुबह का 38,000 का पुट ऑप्शन, नहीं सॉरी 37,700 का कमाल है। और वो आपने तब दिया जब 38,000 निफ्टी था, करेक्ट, बैंक निफ्टी, और वहां से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी 38,100 के करीब। यस मैंने देखा, मैंने नोट किया 37,985 था उस वक्त स्पॉट लेवल बैंक निफ्टी का, और वहां पे आपने 37,700 का इन द मनी पुट ऑप्शन जो दिया वो गजब का था, और मतलब कमाल ही कर दिया, मतलब, और वहां से 37,300 तक गया उस समय। मतलब लेवल जो चुना 38,000 के आसपास देना अपने आप में हिम्मत का काम है, क्योंकि आप जनरली ऐसा सोचते हो कि थोड़ा 38 के नीचे आ जाए फिर दूं, उस पर्टिकुलर लेवल पर डिसाइड कर लेना कि यहाँ से ऊपर ही जाना है। जैसे मैं भी अभी कमेंट्री कर रहा था तो मैं ये बोल रहा था 3 बजे तक देखते हैं, 17,200 निकाल पाता नहीं निकालता, कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो थोड़ा व्यूअर्स को नुकसान भी हो जाता है, कई बार हमारे बोलने के हिसाब से डेटा के हिसाब से ना भी चले तो एक सेफ्टी कुशन रखना पड़ता है, बहुत एग्रेसिव हुए बगैर। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस में आपने 38,000 के लेवल पे जो 37,700 का पुट ऑप्शन दिया वो आज का शानदार कॉल था मेरी नज़र में। अभी वापस देखिए 38,200 पर आता हुआ दिख रहा है। चलिए वापस से बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी हरियाली के साथ, निफ्टी भी हरियाली के साथ, मूड माहौल ठीक है, चुस्त दुरुस्त है। और सुबह आज देवांशी इसीलिए हम बात कर रहे थे कि एक ही चीज़ है जो बाजार को ऊपर ले जाएगी, हल्के बाजार, और हल्के बाजार में आप शॉर्ट कवरिंग आते हुए देख रहे हैं इस वक्त, ज़बरदस्त एक्शन आपके लिए। जी बिल्कुल, तो अब देखिए फिलहाल बाजार में थोड़ी सी अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है, लेकिन कल आने वाले हैं औरबिंदो फार्मा के नतीजे, ये कैसे रह सकते हैं बताने के लिए आशीष हमारे साथ ही हैं। आशीष बताइए औरबिंदो फार्मा क्या अनुमान है? देवांशी देखिए नतीजे जो है कमजोर देखने को मिलेंगे, लेकिन खास बात नोट करने वाली है कि पिछले साल जो है मुनाफे का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल जो इन्होंने यूएस के एक इनकी सब्सिडरी है नैट्रोल, यहाँ पर विनिवेश यानी इसकी बिकवाली की थी, तो उसके चलते जो एडजस्टमेंट्स हैं तो उसको देखेंगे तो करीब करीब जो है मुनाफे में आपको 75% की गिरावट देखने को मिलेगी। अनएडजस्टेड फिगर जो है अगर आप देखें तो, लेकिन आय यहाँ पर केवल 3.5% की गिरावट रहेगी, और कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 9% की गिरावट रहेगी, और मार्जिन्स भी देखें तो गिरेंगे। यानी नतीजों में तो मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा, आय बेटा है या फिर मार्जिन देखें तो सब में गिरावट है। हालांकि जो भारतीय कारोबार है इनका यहाँ पर थोड़ा ओकेश ठीक ठाक प्रदर्शन देखने को मिलेगा, यूएस में भी ओकेश कारोबार देखने को मिलेगा, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से आप देखें तो नतीजे जो हैं थोड़े कमजोर रहेंगे। ओके का हिंदी में सही शब्द क्या है सर? ओके मतलब ओके को मतलब क्या मानूं मैं? ओके मतलब क्या? ठीक ठाक, ओकेश, ठीक ठाक, ओके ओकेश। कुणाल जी ओकेश का हिंदी शब्द ठीक ठाक मान लिया जाए, ये ठीक ठाक है या कुछ और होना चाहिए? देखिए अनिल जी आशीष ने बिल्कुल ठीक किया। अनिल जी देखिए ठीक के साथ हम लोग ठाक बेवजह लगाते हैं तो उन्होंने ओके के साथ इश बेवजह लगा दिया नहीं। ओके इश ठीक और ठाक, हाँ तो जैसे ठीक और ठाक लगाते थोड़ा वजन पड़ जाता ठीक में। हमारे राजस्थान में तो मतलब ऐसा हर शब्द के साथ पीछे लगाते ही है, तभी उसमें वजन आता है। वो तो आप राजस्थानी लैंग्वेज नहीं जानते, नहीं तो मैं 10-12 एग्जाम्पल देता। सर एक दो तो दे दो। मीठा गट, मीठे के पीछे गट, मतलब मीठा तो मीठा ही होता है। सुमित जी बराबर है? अनिल जी बहुत वर्ड आ जाएंगे, ये लोग समझ भी नहीं पाएंगे। ये तो कुणाल जी समझ रहे, मैं समझ रहा हूँ, सुमित जी समझ रहे, तो मतलब वजन डालने के लिए, ताकि उस वर्ड में वजन पड़े। हाँ ऐसा ही होता है, हर लैंग्वेज का अपना अपना मजा है, बिल्कुल। तो चलिए ओकेश रिजल्ट जो आ रहे हैं, कौन से वाले बताए तो मेरा फोकस तो ओकेश में रह गया। औरोबिंदो फार्मा, ओके औरोबिंदो फार्मा। वागे साहब आपका फेवरेट वंस अपॉन अ टाइम, मतलब शेयर के हिसाब से बता रहा हूँ, वंस अपॉन अ टाइम, आप अपने हिसाब से मत सोचिएगा। औरोबिंदो फार्मा बताएं सर इसके चार्ट्स। अनिल जी वो टाइम निकल गया, ये डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी भी मुझे लगता है ये 700 क्रॉस करने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा। अभी 648 के करंट भाव से मुझे 660 ऑन द अपसाइड का रेजिस्टेंस है, 630 का सपोर्ट है। साइडवेज टू डाउन इसका ट्रेंड बहुत ही नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, बट डिसइंटरेस्ट है इसमें, तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होगी ये स्टॉक लेने में। हाँ 700 के ऊपर निकलता है, क्लोज होता है, फिर स्ट्रेंथ दिखाई देगी, फिर हम 800-810 की बात करेंगे, जो फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा। ओके, तो औरबिंदो फार्मा आप देखिए नतीजे कमजोर आने की आशंका है, 650 के लेवल्स के नीचे भी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बिगुल सुमित जी के लिए
बताएं सुमित जी, सुपरहिट कॉल आपका। देवांशी, एक स्टॉक के अंदर रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं और दिग्गज स्टॉक है, हो सकता है मार्केट्स को भी इससे अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाए। 2350 2351 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है रिलायंस। रिलायंस के अंदर पिछले 10 से 15 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक एक लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड दिखा रहा है। कल का हाई जस्ट स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। रिलायंस के अंदर 2350 के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर रिलायंस यहां से 50 से 75 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखा सकता है। रिलायंस के अंदर यहां से जो ऊपर के इमीडिएट टारगेट दिखाई दे रहे हैं चार्ट के ऊपर, वो 2400 के हैं और 2425 के हैं। तो यहां पे खरीदारी करें। 2305 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 2400 से 2425 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। ये टारगेट अचीव होने पे मैं टारगेट्स फिर रिवाइज करूंगा। फिलहाल 2400 से 2425 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें रिलायंस। ये तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको खरीदारी करने की राय। फिलहाल आप देखिए 2350 के लेवल्स के आसपास है, 2305 पर स्टॉप लॉस लगाना है और 2400 2425 ये लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इसी के साथ आप देखिए रिकवरी निफ्टी बैंक पर भी अच्छा आती हुई दिख रही है। 38,100 के लेवल्स के बेहद करीब फिलहाल पहुंचता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहां पे थोड़े से गेन्स यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जिससे कि हम बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और कई कंपनियों ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और अब तक आए नतीजों में क्या बड़ी चिंता निकल कर आ रही है ये बता रहे हैं हमारे साथ वरुण दुबे हैं। ये वरुण दुबे बता रहे हैं। वरुण बताइए, क्या ओवरऑल रिजल्ट्स तो आ चुके हैं लेकिन चिंता की बात क्या है? मार्जिन्स एक ही चिंता है इस बार पूरे रिजल्ट्स में। अगर आप देखेंगे तो हर रिजल्ट, हर कंपनी के अगर आप रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, सबसे बड़ी चिंता अगर किसी चीज़ को लेके है तो वो है मार्जिन्स। क्योंकि हर कंपनियों के अगर आप मार्जिन्स देखेंगे और खासकर जिस भी कंपनी का अगर आप देखेंगे जो रॉ मटेरियल है वो कहीं ना कहीं कोयला, स्टील, इनसे अगर रिलेटेड है ना, तो इन कंपनीज के मार्जिन्स तो खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि 20 अगस्त से आप देख लीजिए, इनफैक्ट अगस्त से अगर आप दिसंबर तक देखेंगे ब्रेंट क्रूड के दाम 21% बढ़े हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोयले के दाम में करीब 73% के आसपास का उछाल देखा गया है। वहीं नेचुरल गैस की कीमतें अगर आप देखेंगे तो 60 से 70% के आसपास की तेजी वहां भी हुई है। तो अक्रॉस कमोडिटी साइकिल जो है वो दाम बढ़ते चले गए हैं और उसका इम्पैक्ट जो है इन कंपनीज पे हुआ है। इनफैक्ट हमारे साथ जब मैनेजमेंट जुड़े थे, आप देख लीजिए श्री सीमेंट का मैनेजमेंट जुड़ा था, थर्मैक्स का मैनेजमेंट जुड़ा था। ये सब कंपनियों ने एक ही बात कही थी कि हम जो बढ़ते हुए कॉस्ट है उनको पास ऑन नहीं कर पाए हैं। इसके लिए इन कंपनियों के मार्जिन देखिए, श्री सीमेंट 33% से गिर के 23%, थर्मैक्स 10.5% से गिर के 7%, रैमको सीमेंट 30 से गिर के 15%, टाटा मोटर्स को देख लीजिए 15.2% से गिर के 9.4%। जितनी भी कंपनी आप निकाल के देख लीजिए सब में दिक्कत एक ही है और वो है मार्जिन, जिसको ये पास ऑन नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट जनवरी से अब तक अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल को ही देख लीजिए 7-8 साल के हाइस पे पहुंच चुका है। तो आने वाला क्वार्टर भी शायद इन कंपनियों के लिए दिक्कत भरा हो सकता है। तो इस बार की जो पूरी थीम थी रिजल्ट्स की और सबसे बड़ी दिक्कत थी तो वो था मार्जिन्स। तो चोपड़ा साहब क्या किया जाए? एक तरह मतलब ऐसे देखो तो बढ़िया कंपनियां कमा रही है, फर्स्ट क्लास सेल्स में, टॉप लाइन में बढ़िया ग्रोथ है, और नीचे आओ जरा देखो मार्जिन्स खराब, प्रॉफिट उम्मीद से खराब। तो अब क्या समझे इसको हम? चोपड़ा साहब आप म्यूट है, जरा अनम्यूट करें प्लीज। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात व्यक्त करी अनिल जी कि दो तरह की कंपनीज हैं। एक जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में है, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार की कमोडिटीज के साइड रहे, जो कमोडिटी का प्रोडक्शन करती हैं, उन कंपनीज के साथ रहे। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दूंगा मैं आपको। दूसरी तरफ वो कंपनीज हैं जो खपत करती हैं। तो जहां पर सीमेंट है, उनका कोल शॉर्टेज की वजह से सीमेंट का बहुत दिक्कत हुआ और बहुत महंगा कोल खरीदना पड़ा, और कहीं ना कहीं जो इनपुट कॉस्ट हैं वो बढ़ी। मेरा मानना है कि ये थोड़े समय तक और परेशान कर सकता है। जैसे ही जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट्स टाइटन करेंगे, लिक्विडिटी थोड़ी सी जो पुल आउट होगी, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं वो थोड़े नीचे आएंगे और इसके चलते हुए मुझे लगता है बॉटम लाइन्स इंप्रूव होंगी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग, मैं जैसे वेंकीज पे बहुत बुलिश था, मैंने देखा कि यूएस सोयाबीन का जो भाव है वो बहुत तेज़ हुआ, उसकी वजह से वेंकीज जैसा स्टॉक बहुत ज़ोर से गिरा पिछले 2-3 दिनों में। तो पिछले फ्राइडे को हमने वेंकीज एग्जिट किया, क्योंकि जो चिकन फीड है उसका एक मेजर कंपोनेंट सोयाबीन होता है, और जब सोयाबीन का जो इनपुट कॉस्ट है वो यदि बढ़ जाएगा तो वेंकीज का प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा निवेशकों को भी, और जो भी ये चैनल देख रहे हैं, कि ये चीज़ बहुत बारीकी से नापी जाए, आंकी जाए कि इनपुट कॉस्ट कहाँ से बढ़ रही है और कितनी बढ़ रही है, और उस पर्टिकुलर कमोडिटी को या प्रोडक्ट को बनाने के लिए
कौन सी कमोडिटी का कितना योगदान है। जैसे एटीएफ बढ़ता है तो एयरलाइंस प्रॉफिट नहीं बना सकती, तो इसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अगर हम लोग कमोडिटीज़ और कमोडिटीज़ के आसपास रहें, मेटल्स मेरा फेवरेट है, मैं आपको बहुत समय से बोलता आया हूं, तो चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर वेरी लेस। अगर लड़ाई भी हो जाती है और उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं तो चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग इज लेस। अभी सुमित ने रिलायंस रिकमेंड किया, मुझे लगता है ओएनजीसी, रिलायंस जैसी कंपनीज हैं, ऑयल हम तेजी देख रहे हैं, तो कमोडिटी के साइड रहें। नटशेल में ये बोलना चाहूँगा। तो अभी फिलहाल जो आने वाले 5-6 महीने हैं वहाँ पे आप अपना कैपिटल बचा पाएंगे और कुछ कमा भी पाएंगे। तो आप देखिए फिलहाल जितने भी मार्जिन्स हैं कंपनीज के, उस पर प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। जितने भी अभी तक रिजल्ट्स आए, यही एक कंसर्न था जो कि आता हुआ दिखा, और इसी के चलते हमने देखा कि जो स्टॉक्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा था। शुक्रिया वरुण। लेकिन 3:20 होती हुई दिख रही है और 3:20 की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी से। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। तो आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में और मजबूती आती हुई दिख रही है। 100 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक में भी मजबूती है, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स ऊपर है, हरे निशान में है। और आप देखिए कच्चा तेल थोड़ा सा लोअर लेवल्स के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, लाल निशान में। और इसके साथ ही जो बाकी के बाजार हैं वो भी पॉजिटिव है, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो सर संकेत तो काफ़ी पॉजिटिव है और हमारे बाजार भी अब रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। अरे ये तो ठीक है, वो मतलब ये तो कभी इतने खराब थे भी नहीं। प्रॉब्लम तो एफआईज की है ना, वो डेटा कैसा दिखेगा आज वही हाल है। लेकिन जैसा कल हुआ, आखिरी 1 घंटे में रिकवरी, ओवरसोल्ड मार्केट थे कल भी, पुट कॉल रेशियो पे 0.7 से रिकवर हुए। आज भी हम लगभग 0.7 से रिकवर हुए, ठीक है ना। सो रिकवरी है। कल सुबह एक गैप अप मिल सकता है थोड़ा, 17,335 से 17,375 के बीच में कहीं, वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर आपको एक गैप अप के लिए तैयार रहना है तो वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि आपको लेना ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर सीधा मत लगे। मार्केट क्या ग्लोबल भी बहुत वोलेटाइल है, थोड़ा डर रहता है, थोड़ी सेफ्टी रखना ठीक है। क्योंकि हम तो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, लेकिन क्या ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलने में भी एक प्रॉब्लम है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलो उतना लोग है ना एग्रेसिव पोजीशन ले लेते हैं, इसलिए डरा के बोलना पड़ता है। इसका मतलब नहीं हमारा कॉन्फिडेंस कम है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आपकी पोजीशन बढ़ जाती है। इसलिए थोड़ा हम रुक कर बोलते हैं कि हल्का रखो, ताकि बाद में जब अच्छे दिन होते तब हम था ना, अप्रैल मई का समय आया तब कैसे कुंभ का मेला लगा था 2 महीने तक, हर रोज स्टॉक 10% बढ़ते थे, वो सारे कैश के स्टॉक। तो वो अलग टाइम था, ये टाइम अलग है। यहाँ पैसा बनाना मुश्किल काम है, कम बनता है, ज़्यादा रिस्क लेकर बनता है, उतार चढ़ाव ज़्यादा। तो सिंपल सी चीज़ है, आप ऑप्शन लेके जाइए, 17,250 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। और अगर फ्यूचर लेना ही है तो 17,100 के पुट ऑप्शन के साथ या 17,000 के पुट के साथ उसको हेजिंग कर लीजिए। ये ज़्यादा, ये भी राय मेरी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं अभी भी नहीं। हाँ सर देखिए 38,000 पे, वो 38,000 के ऊपर आसपास ही बंद होने की तैयारी कर रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं करता। तो मैं बैंक निफ्टी में एक दिन और देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेना है तो निफ्टी लेना है, बैंक निफ्टी नहीं। क्योंकि मेरे लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी 17,100 के नीचे बंद नहीं हो रहा तब तक मैं फ्रेश मंदी नहीं सोच रहा। जिस दिन 17,100 के नीचे बंद होगा, नहीं तो वो हम 16,836 से हम बढ़कर 17,800 तक आए, बजट के बाद वापस हम 17,075 तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3-4 बार हम 17,100 के नीचे गए लेकिन बंद नहीं हुए 4 दिन तक। बंद में 17,100 के ऊपर आ जाते थे। तो इसलिए जिस दिन 17,100 के नीचे बंद होगा उस दिन मेरे लिए रिस्क 500-700 पॉइंट की खुलेगी, 16,400 खुल जाएगा, तब तक उतना नीचे खुलेगा। इसलिए मैं 17,100 17,000 की क्लोजिंग को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ। इसलिए मैं इस लेवल पर निफ्टी खरीदने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ बजाय बैंक निफ्टी। हाँ 16,400, हाँ, क्योंकि 17,100 को हमने बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया है। अगर 17,100 17,000 तोड़ते हैं तो 16,400 वापस आ जाए तो बड़ी बात नहीं। इसलिए वो लेवल इंपॉर्टेंट है। तो खरीदने के लिए निफ्टी ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 17,350 17,400 तक की आपको कल और परसों में एक रिकवरी मिल सकती है, वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें ऑप्शन के जरिए। बैंक निफ्टी करना ही है तो हल्का फुल्का आप ऑप्शन के जरिए लॉन्ग कर लें, बट मेरा फोकस निफ्टी पर ज़्यादा है इस वक्त, बैंक निफ्टी, ये सिंपल। बिल्कुल, आप देखिए निफ्टी बैंक जब तक हम बात कर रहे थे तब तक एक बार फिर लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं और 38,000 के लेवल्स के नीचे, लेकिन निफ्टी 17,250 के लेवल्स पर होल्ड करते हुए। जय के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट। जय बताइए।
जी देवांशी, मुझे इस लेवल्स पर 2300 का कॉल लेने की मेरी सलाह है एसीसी पर, जो करीब अभी 71 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है देवांशी। इसको 71 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना है। एसीसी अगर आप देखें तो डाउनसाइड में मैं पहले बात करूंगा कि 2250-60 के जो लेवल्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं। दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। ये जो 4 दिनों की फॉल आई इसमें इसने 2250 से 60 की जो रेंज है वो अच्छी तरह से होल्ड की। दैट वाज इंपॉर्टेंट। एंड अब ये होल्ड करके फिर से ऊपर निकला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 2400 से लेकर 2440 तक के लेवल्स हमें अग्रेसिवली 2440 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं स्पॉट में। तो ये जो 71 वाला कॉल ऑप्शन है देवांशी, इसके जो टारगेट्स बन रहे हैं दैट वुड बी 93 एंड 107। सो 93 एंड 107 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। एंड डाउनसाइड में जो आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा इसका दैट वुड बी एट 58। एसीसी में कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय और एसीसी के आ रहे हैं रिजल्ट्स। वरुण रिजल्ट्स के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जय ने बोला तो वरुण ने कहा मेरे पास रिजल्ट है। वरुण 1 मिनट रुकिए, क्योंकि वागले साहब के लिए कॉल है, जल्दी से पहले है ना वागले साहब के लिए बिगुल। जी बताए वागले साहब, आपके कॉल के लिए मैंने वरुण को रुकवा दिया है। थैंक यू अनिल जी। स्टॉक का नाम है रिलायंस, इसको बाय करके चले। मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, और अगर रिलायंस होल्ड करेगा और कल गैप अप होगा तो मुझे लगता है निफ्टी भी होल्ड करना चाहिए। तो ये मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। 235758 का करंट भाव है। आपको एक 15 रुपए की रिस्क लेनी है। मेरा मानना है 2400 तक के लेवल्स आपको कल देखने को मिलनी चाहिए। 2390, 2400, 30 से 35 से 40 रुपए की अपसाइड में देख रहा हूँ। 2345 का स्टॉप लॉस, 2400 का टारगेट। रिलायंस में खरीदारी करने की राय। और बताइए एसीसी के रिजल्ट्स जय को भी और हमें भी। थैंक यू अनिल जी। और एसीसी के रिजल्ट्स ठीक ठाक आएंगे, बाकी कंपनियों के मुकाबले तो अच्छे आएंगे। इतना बस वही तो चाहिए, जय ने रिकमेंड किया तो बस सही किया फिर। हाँ, तो अनिल जी बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में हुआ ये था कि 128 करोड़ के आसपास का अन्य खर्चे इस कंपनी के हो गए थे। उसके कारण मार्जिन जो है वो उम्मीद से ज़्यादा गिर गए थे इस कंपनी के। तो इस बार माना जा रहा है कि उस लो बेस के चलते मार्जिन थोड़े इंप्रूव होंगे। बाकी सीमेंट कंपनीज में आपने ये नहीं देखा था। और मार्जिन जो है 12.1% से बढ़ के करीब 15.4% के आसपास आएंगे। सेल्स जो है उसमें महज 2.8% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। वो इसलिए क्योंकि मांग में ज़्यादा बढ़ोतरी का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। नो डाउट इन कंपनियों के पास प्राइसिंग पावर था तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा। इसके लिए रियलाइजेशन जो है उसमें थोड़ा सुधार होगा। एबिटा 30% बढ़ेगा। मुनाफा गिरने वाला है, 464 करोड़ से गिर के करीब 403 करोड़ के आसपास आएगा। तो ऑपरेशनली थोड़े ठीक ठाक नतीजे इस कंपनी के रह सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एसीसी के रिजल्ट्स जो आपकी तरफ से आते दिख रहे हैं। सीमेंट शेयरों पर कोई राय आपकी तरफ से चोपड़ा साहब, और आपको क्या पसंद है अगर खरीदना हो तो? बिल्कुल टॉप रैंक कंपनीज खरीदनी है अनिल जी। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक लेना चाहिए। अगर नीचे मिल ही रहे हैं, नीचे काफ़ी स्टॉक्स आपके 200 डीएमए के आसपास हैं। साउथ की कंपनी है रैमको सीमेंट, उदयपुर का एक कंपनी है जेके लक्ष्मी ने टेक ओवर किया उदयपुर सीमेंट। रीज़न उसका ये है कि जो इतना मेजर आउटले हुआ है हमारे बजट में, तो वो पैसा कहीं ना कहीं सीमेंट स्टील की तरफ जाएगा, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है या हो रहा है, तो सीमेंट की खपत तो बढ़नी ही है। तो जिस कंपनी का भी सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो बड़ी कंपनीज हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, कर्ज का ओवरहैंग नहीं है, तो लार्ज कैप में रहिए। अगर आपको स्मॉल कैप मिड कैप में चाहिए तो मुझे लगता है जैसे छोटी कंपनीज हैं, मंगलम सीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लिया जा सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने उदयपुर सीमेंट कहा, सागर सीमेंट कहा, ये छोटी कंपनीज हैं जो मुझे अच्छी लगती है। रैमको सीमेंट भी साउथ बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है। तो सीमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ मिड टू लॉन्ग टर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म छोटी मोटी गिरावटें हो सकती हैं, मगर कोई लंबी अवधि के लिए लेना चाहे तो गिरावट में अवश्य लें। ओके, तो फिलहाल गिरावट में खरीदारी करने के मौके यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे, लेकिन सीमेंट स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि कल ईसीसी के नतीजे हैं जो कि ठीक ठाक आने वाले हैं। चलिए, तो आप देखिए एक स्टॉक क्लोजिंग से पहले ब्रिगेड एंटरप्राइज, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइक आता हुआ दिखा था। क्विक कॉल ले लेते हैं सुमित जी से। सुमित जी, ब्रिगेड एंटरप्राइज थोड़ा सा स्पाइक आता हुआ दिखा है, स्टॉक पर क्या करना चाहिए 515 के लेवल्स के आसपास? एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है 525, 530 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बनेगा 500 रुपए, 504 रुपए के आसपास का बनेगा। तो पोजीशंस होल्ड करें। 525 से 530 तक के लेवल ब्रिगेड के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो ब्रिगेड एंटरप्राइज आप देखिए ऑलरेडी 515 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ये स्टॉक में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि ज्यादातर जो गेन्स आते हुए दिखे थे वो मेटल से आते हुए दिखे थे। उसके बाद हमने देखा थोड़े से बैंक्स मजबूत होते हुए दिखे थे, लेकिन ज्यादातर जो इंडाइसेस थे वो आज सुबह हमने ऑटो देखा, लेकिन उसके बाद ऑटो भी थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखा था। निफ्टी पर एक बार नजर कर लेते हैं। आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने अगर निफ्टी की बात करें तो हमने नितिन देखा जी था, भी मेरे ख्याल से कुछ स्ट्रेटेजी देना चाहते हैं, तो नितिन जी बिना बिगुल वाली देनी पड़ेगी, अब टाइम नहीं है इतना। जी यहाँ पे हम एक्सिस बैंक की 800 की कॉल ऑप्शन लेंगे, क्योंकि अगर हमें बाउंस प्ले करना है तो एक्सिस बैंक में एक बाउंस आ सकता है। 800 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो करीब 15 में मिलेगी। 10 का स्टॉप लॉस होगा और 24 रुपए के टारगेट होंगे। ये एक्सिस बैंक का 800 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है। नितिन जी की राय 16 रुपए का CMPS, 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 26 रुपए का टारगेट, यहाँ पर खरीदारी करने की राय एक्सिस बैंक में आती हुई नितिन जी की तरफ से। चलिए, तो थोड़े थोड़े बाय कॉल्स आ रहे हैं। रिलायंस में सुमित जी और वागले साहब दोनों बुलिश हो गए, ACC पर बुलिश हो गए जय ठक्कर। एक्सिस बैंक थोड़ा पसंद आ रहा है हमारे नितिन जी को। और बाजार में देखो ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर सही 17,275 17,300 की रेंज में पहुंचकर अब 17,235 के आसपास निफ्टी है। और बैंक देखो नहीं होना 38,000 के ऊपर नहीं बना, 38,000 वो माउंट एवरेस्ट है इसका, वापस आ गया नीचे जाकर, टिकता ही नहीं है। चलिए एनीवे ठीक है, तो फिर भी क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं है। बिल्कुल, तो आप देखिए आज सरकारी बैंक से, मेटल से और फार्मा थे जैसे कि मैं कह रही थी, और आखिर में डीवीज और सिप्ला यहाँ पे अच्छी तेजी आती हुई दिखी थी अगर आप आखिरी 1-1.5 घंटे की बात करें। और साथ ही आज कुछ NBFC से जहाँ पे थोड़ी सी तेजी आती हुई दिखी, ऑटो थोड़े से हरे निशान के साथ ये सेक्टर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन निफ्टी की अगर बात करें आज की ट्रेडिंग सेशन में तो हमने देखा ज्यादातर आज जो गेनर्स आते हुए दिख रहे हैं उसमें टाटा स्टील, डीवीज लैब, रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले लास्ट में 1 से 1.5 घंटे में अच्छी तेजी बता रहा था। बजाज फाइनेंस, BPCL, सिप्ला और एशियन पेंट्स में अच्छी मजबूती आती हुई दिखी। गिरने वाले जो स्टॉक्स थे निफ्टी में उसमें ONGC, पावर ग्रिड, SBI लाइफ, ज्यादातर हमने देखा सरकारी कंपनीज थी जहां पे आज प्रेशर बनता हुआ दिखा था। PFC, REC में भी आज दबाव के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखा है। कुछ चुनिंदा IT स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरावट आती हुई दिखी थी। इसके साथ ही अब वायदा बाजार पर नजर कर लेते हैं। वायदा बाजार में भी आज हमने देखा था जहां पे आज सबसे ज्यादा गेन्स आते हुए दिखे वो फर्टिलाइजर में JNFC था, SRF था, PI इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी अच्छे गेन्स आते हुए दिखे थे, और TVS मोटर्स जहाँ पे अच्छे नतीजों का इम्पैक्ट आता हुआ दिखा था। ज्यादातर जो नतीजे आते हुए दिखे थे वहाँ पे थोड़ा सा कामकाजी मुनाफा मार्जिन नीचे थे, इसके चलते लाल निशान के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखा। लेकिन आप देखिए वायदा बाजार में भी हमने देखा टाटा पावर नतीजे से पहले 7% तक की गिरावट, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस नतीजे से पहले 6% तक की गिरावट, गुजरात गैस नतीजे से पहले करीब 3.5% तक की गिरावट आती हुई दिख रही है। नतीजे से पहले ये सारे स्टॉक्स हैं जो थोड़े से कमजोर होते हुए दिखे। और हमने देखा निफ्टी बैंक और निफ्टी काफी वॉलेटाइल आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखे। तो निफ्टी की जो प्रोविजनल क्लोजिंग है एग्जैक्ट 17,239 और निफ्टी बैंक हमने देखा लगभग 56 अंक नीचे 38,000 के लेवल्स के नीचे है। 37,940 के लेवल्स पर फिलहाल प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही है बाजार की। ओके, ये है प्रोविजनल क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग आएगी थोड़ी देर में। निफ्टी पर आएगी 17,250 के ऊपर, चिंता मत करना, थोड़ी एवरेज ऊपर ही आएगी। और बैंक निफ्टी में भी 38,000 के करीब आएगी, ज्यादा नीचे नहीं है, 38,000 के एकदम आसपास, 25 पॉइंट इधर उधर ऐसा लगता है जिस तरह का मूव था उसको देखते कहाँ की। थोड़ी देर में विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब, सुमित जी और साथ ही साथ नितिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिमी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिमी जी विंडो में नहीं दिख पा रही, 6 ही है, 7वीं सिमी जी जो नहीं दिख रही है वो। और मुझे और देवांशी को इजाज़त दीजिए।